हाँ जी क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 जो कि है जर्नी इनसाइड द एटम। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे इस चैप्टर का मेजॉरिटी पोर्शन आज इस वाली वीडियो में हम कवर कर दें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए बच्चे, सबसे पहले एटम क्या होता है बच्चे। अभी इससे पहले आप लोग सेल के बारे में पढ़ के आए हो। आप लोग पढ़ के आए हो भैया सेल किसे कहते हैं। भैया सेल क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यानी सेल भैया वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। ठीक है, सेल वो सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। हाँ बच्चे, तो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था सेल क्या होता है। तो सेल भैया वो सबसे छोटी यूनिट जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना होता है। तो क्या भैया सेल भी इसी से मिलकर बना होता है? फिर हमने भैया सेल के कंपोनेंट्स के बारे में देखा। तो सेल के अंदर क्या क्या होता है? सेल के अंदर सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, गोल्गी apparatus, बहुत सारी चीजों के बारे में सेल के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि अगर हम सारी चीजों की बात करें, चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? तो भाई ये सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है। अगर मैं बोलूं कि हमारी धरती पर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है जिससे सारी चीजें मिलकर बनी है, तो वो एटम। तो भाई एक बार इधर देखिए, ये वाली चीज आप अभी पढ़ के आया तो इसको आपको समझने में आसानी होगी। बोला हम ह्यूमंस किससे, भाई ऑर्गेनिजम्स, ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना लिया? ऑर्गन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे मिलकर बने हैं? टिश्यू से। फ्लो चार्ट याद करवाया था नहीं करवाया था? करवाया था। टिश्यू किससे मिलकर बने भैया? सेल। अब यहां तक तो आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ लिया था और इससे आगे पढ़ रहे हैं। अब ये सेल किससे मिलकर बने हैं? ये सेल प्रोटीन से मिलकर बने हैं। प्रोटीन, बहुत सारे और प्रोटीन वगैरह से मिलकर बने, और ये प्रोटीन जो है ये एटम से मिलकर बने। ऑर्गेनिज्म ऑर्गन से मिलकर बने हैं। भाई क्या भी ऑर्गेनिज्म हो, मेरी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, हार्ट, लंग्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मेरी बॉडी में। अब ये सारे ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बने हैं, ये सारे टिश्यू सेल से मिलकर बने हैं, और ये सारे सेल प्रोटीन से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर? प्रोटीन से मिलकर। और प्रोटीन बना है हमारे एटम से। तो आप कह सकते हो भैया कि हमारी बॉडी की भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर इस पूरी दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो एटम होगा। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया भैया इन्हीं छोटे 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 कण से मिलकर बना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो याद रखो हम उस चैप्टर से एक लेवल और आगे बढ़ रहे हैं। ये सेल भी किससे मिलकर बने हैं? ये सेल प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और प्रोटीन एटम से मिलकर बना है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। अब जाते हैं नॉन लिविंग थिंग में। अब देखो भैया, हम बात करते हैं हमारे प्यारे घर की। ठीक है भैया, अब घर किससे मिलकर बना है भैया? रूम से मिलकर बना है। घर में यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम, यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी एक रूम है। तो घर रूम से मिलकर बना है। किससे मिलकर? रूम से मिलकर। अब रूम किससे मिलकर बनी है? रूम्स दीवार से मिलकर, 1 दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार। भैया रूम दीवार से मिलकर बनी है। अब दीवार किससे बनी है भैया? दीवार बनी है भैया ईंटों से। किससे बनी है? एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट। अब ईंट किससे बने हैं? ये ईंट बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको बोलते हैं सिलिकेट्स। इस तरीके के होते हैं। अब ये सिलिकेट्स हमारे एटम से मिलकर बने हैं। ये फ्लोचार्ट आपको बहुत तरीके से आ जाना चाहिए। तो अब आपको क्या समझ आया एटम क्या होते हैं? भैया इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हमारा पूरा ब्रह्मांड इन्हीं एटम से मिलकर बना हुआ है। समझ रहा है? इनको हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड भैया इन्हीं परमाणु से मिलकर बना हुआ है। इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं कि परमाणु कैसे होते हैं, कि खोज किसने करी, क्या परमाणु के अंदर भी कुछ होता है, सेल के अंदर भी कुछ होता है, वैसे हम पढ़ने वाले परमाणु के अंदर भी कुछ होता है। तो कौन से मूवी कहने की जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, ठीक है, और आज के टाइम में कितने परमाणु, सबके बारे में पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर बट मजा आएगा पढ़ने में। बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक कर रखा है इसको। आगे देखते हैं। देखो बच्चे, everything that you see or observe or feel around us is matter. You have learned that matter consists of tiny particles called atom. देखो क्या, जो भी चीज हमारे आसपास होती है, जो भी चीज हमारे आसपास होती है वो मैटर होती है। क्या होती है? क्या मैटर के बारे में कुछ नहीं पढ़ के आए? सेपरेशन ऑफ पिक्चर मैटर के बारे में पता नहीं पड़ा। तो भाई मैटर क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच इज स्पेस, व्हिच हैव स्पेस, मतलब व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। मैटर क्या होता है? एवरीथिंग अराउंड अस, which occupy space and have mass। भाई हमारे आसपास वो सारी की सारी चीजें जो भाई जिसके पास जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं उस मास होता है, वो मैटर कहलाता है। भाई मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये चीजें भी रिवाइज करते चलो। तो अगर हम बात करें
हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो इसी मैटर की बनी हुई है, और मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। मैटर किससे बना हुआ है? एटम से। ठीक है बच्चे? हाँ जी क्लास, तो एक बार जरा जल्दी से दोबारा से फ्लो चार्ट को समझते हैं भैया। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा देखिएगा, इस हमारी वर्ल्ड में, हमारे पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, ये सारी की सारी भैया किससे मिलकर बनी है? ये सारी की सारी मैटर से मिलकर बनी है। भाई मैटर क्या होता है? भाई कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसको कुछ मास हो, वो हमारी मैटर कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? मैटर। अब मैटर किससे बने हुए हैं? एटम। तो हम बोल सकते हैं हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है छोटे छोटे एटम से बनकर बनी हुई है। हमारी पूरी की पूरी दुनिया छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसको बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। समझ आ गया? हमारी भाई अब एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है? भाई एक ऑर्गेनिज्म बना होता है ऑर्गन से, ऑर्गन बने होते हैं टिश्यू से, टिश्यू बने होते हैं सेल से, सेल बना होता है प्रोटीन से, और प्रोटीन बने होते हैं हमारे इन्हीं एटम से। क्लियर बच्चे? क्लियर है? अभी रख दो। अब नॉन लिविंग में हम एक घर की बात करते हैं भैया। एक हाउस बना होता है रूम से, रूम्स बने होते हैं भैया वॉल से, वॉल्स बनी होती है भैया ब्रिक्स से, ब्रिक्स बनी होती है सिलिकेट मेटल होता है, वो भी हमारे एटम से मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सभी हमारे एटम से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बस अभी समझो कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो भैया मैटर से मिलकर बनी हुई है। किससे? मैटर। और मैटर हमारे एटम से मिलकर बना हुआ है। मैटर हमारे एटम से मिलकर बना है। आगे बढ़ते हैं भाई, एक लाइन को समझ के चलेंगे, जो समझ आएगा दोबारा पूछना बच्चे। Take a closer look at the picture given above. What do you observe that? You notice that both living beings like us and non-living things like a house and ultimately composed of atoms. These atoms are so tiny that they cannot be seen with the naked eyes. अब देखो ये जैसे कि सेल हमें naked eye से नहीं दिखाई देते, वैसे ही जो एटम्स होते हैं ये भी हमें naked eye से नहीं दिखाई देते। भाई एग्जांपल लेते हैं, मेरे हाथ में पेन है, मेरे हाथ में स्टाइलस भैया स्टाइलस पेन है, ये सॉलिड है। क्या भैया? सॉलिड। अब ये मैं बोलूं तो भाई ये भी एटम से मिलकर बना होना चाहिए। हमने पढ़ा हमारे आसपास जितनी भी चीजें सब एटम से मिलकर बनी है। जिस चेयर पे आप लोग बैठे हो भी एटम से मिलकर बने होंगे। तो क्या आपको एटम दिख रहे हैं? भाई कोशिश करो, क्या आपको एटम दिख रहे हैं? अगर उसको बहुत जूम करो तो भी नहीं दिखता। तो एटम बहुत 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 छोटे होते हैं भाई, सेल से भी छोटे होते हैं। अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा था भाई, ये सेल से भी छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। समझ? इसको सिर्फ हम एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जो बहुत ही हाई लेवल माइक्रोस्कोप होता है, जो बहुत पावरफुल होता है, उससे ही देख सकते हैं। सेल को तो भैया हम एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, जो भाई नॉर्मल माइक्रोस्कोप आता है उससे भी देख सकते हैं। लेकिन एटम को देखने के लिए आपको एक बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, जिसमें बहुत अच्छे लेंस, अच्छी क्वालिटी के लेंस। समझ आ रहा है? क्योंकि ये एटम्स जो होते हैं सेल से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, you may be wondered, is an atom truly the smallest unit of matter or cannot be divided eventually further? तो भैया देखो, अब भाई एटम इतना छोटा है तो क्या ये सबसे छोटी यूनिट है क्या, या फिर एटम के अंदर भी कुछ होता है? तो ये इसको आगे रिलेटेड डिटेल करने वाले देखोगा। हमने देखा भाई इस दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सभी एटम से मिलकर बनी है। आप कह सकते हो एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। अब लेकिन क्या एटम के अंदर भी कुछ है? तो हाँ भाई एटम के अंदर भी कुछ होता है। एटम के अंदर में तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये सेल के अंदर बहुत सारी चीजें बैठती हैं, इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना बस। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें पढ़ना है बस, टेंशन नॉट। ठीक है? अब बाकी चीजें किसके बारे में चलेंगे आगे। साइंटिस्ट टू have been exploring whether atoms are divisible. If so, what are their constituents and how are they arranged? Let us examine how the concept of atom emerged and how it is been evolved since then. अब देखो, साइंटिस्ट भी इसी खोज में पहले लगे हुए थे कि भैया क्या एटम सबसे छोटा है या फिर एटम के अंदर भी कुछ है। अगर एटम के अंदर कुछ है तो क्या है एटम के अंदर, और किस तरीके से अरेंज हो रखा है वो, इन सब के बारे में देखना है। ठीक है? तो अगले पेज पर भैया अब चेक है क्या बच्चे, ये एटम के अंदर होते हैं बच्चे, हाँ उससे भी छोटे। ठीक है? आगे अब हम पढ़ रहे हैं भैया एटम की थ्योरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से साइंटिस्ट आए उन्हें एटम के बारे में क्या क्या बताया, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू वगैरह। ठीक है? देखते हैं आप रीडिस्कवरिंग ऑफ रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। अब भाई एटॉमिक थ्योरी यानी बहुत सारे साइंटिस्ट अब एटम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे हैं। तो देखते हैं कहां से स्टार्ट हुआ। लेट अस embark on a journey that take us back more than 2000 years ago to the intercellular landscape of the ancient India and ancient Greece. In this distance, you remarkable parallel civilizations, profound thinkers such as Acharya Kanad,
in India and Leucippus and Democritus in Greece. अब देखो, अब हम अब से 2000 साल पीछे जा रहे हैं भाई। क्या चल रहा है अभी चल रहा है 2026 2020 भाई। 2000 पहले तो भैया 00 भाई 2000 साल पहले जाना है आपसे आपको। उस समय भारत में और ग्रीस में, उस समय भैया इंडिया में और ग्रीस में कुछ साइंटिस्ट थे जो एटम्स के बारे में कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ विद्वान लोग थे जो एटम्स के बारे में खोज कर रहे थे। उनमें से कौन कौन थे? इंडिया से थे आचार्य कनट। इंडिया से जो पर्सन थे उनका नाम था आचार्य कनट। आचार्य कनट। और जो ग्रीस से दो व्यक्ति थे, वो थे हमारे ल्यूकोपस और डेमोक्रिटस। ल्यूकोपस और ल्यूसिपस और हमारे हैं डेमोक्रिटस। ये हमारे दो पर्सन हैं। हाँ भैया, इंडिया में जो पर्सन एटम की खोज कर रहे थे वो नाम थे भैया आचार्य कनट, और ग्रीस में ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस। तो इनके बारे में आगे बढ़ते हैं भाई। देखो नेक्स्ट, pondered over the same fundamental questions that have been continued to inspire humans inquiry across century. What is everything made up of? तो भैया इन दोनों के मतलब इंडिया में और ग्रीस में सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था, ये सारी चीज किससे मिलकर बनी है? अगर सबसे छोटा एटम है तो एटम के अंदर क्या है और एटम कैसे अरेंज है भैया? इनके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा था भैया कि अगर ये सारी चीजें एक ही चीज से मिलकर बनी है तो सारी अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से कैसे परफॉर्म करती हैं? भैया प्लास्टिक भी एटम से मिलकर बना है और लोहा भी एटम से मिलकर बना है, लेकिन प्लास्टिक बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लोहा इतना स्ट्रांग होता है। ऐसा क्यों? भैया हम भी एटम से मिलकर बने हैं और ये जो स्टूल है ये भी एटम से मिलकर बना है, लेकिन हम मूव कर सकते हैं, एटम मूव नहीं कर सकता। क्यों? तो उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, इसलिए उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी डिस्कवरी करी। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखो पहले हम पढ़ते हैं आचार्य कनट के बारे में। आचार्य कनट सजेस्ट दैट इफ मैटर is divided rapidly you will reach a state where you would encounter the smallest particle that can no longer be divided. He called this particle परमाणु। अब देखो आचार्य कनट की बात करते हैं। आचार्य कनट ने क्या बताया? अगर आप किसी भी चीज को सामने, आचार्य कनट ने क्या बताया? अगर आप किसी भी चीज को तोड़ते रहो तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि वो और टूटना बंद हो जाएगा। एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जो वो और टूटना बंद हो जाएगा, मतलब वो एकल बच जाएगा। समझ लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने किया चौक, मैंने चौक का टुकड़ा लिया गया, अब मैं इसको तोड़ रहा हूं और तोड़ा, एक समय ऐसा आएगा कि ब्रेक डाउन ही नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा और उस स्टेज को बोलेंगे परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। भैया परमाणु अभी तो एटम के बारे में बताया, तो एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। एटम्स को हिंदी में परमाणु कहा जाता है। तो आचार्य कनट ने सबसे पहले परमाणु वर्ड का इस्तेमाल करा था, परमाणु। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखोगे तो उसमें परमाणु ही बोला गया एटम को। क्लियर बच्चे? आगे, अब his idea are recorded in the Sanskrit text Vaisakhi Sutras. A Pramanu is infinitely small and cannot be prescribed by the senses. Combination of these form dyades group of 2 Pramanu and triads group of 3 Pramanus and so on. It is out of these combination that whole the material universe including the bodies of living beings is created. However, this description does not specify proportion in which Pramanu combine to form different substances। देखो बच्चे, अब आचार्य कनट जी ने बोला कि भैया, हाँ भैया, तो एक बार हम इनकी रिसर्च को देखते हुए एक बार दोबारा देखो भाई। इंडिया के जो साइंटिस्ट थे आचार्य कनट जी, उन्होंने सबसे पहले बोला था कि एटम वो पार्टिकल है जिसको और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। अगर हम किसी भी पार्टिकल को ब्रेक डाउन करते रहे तो हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसको और ब्रेक डाउन नहीं किया जाएगा, उसको परमाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परमाणु। अब उन्होंने ये भी बताया कि भाई उनका जो भी आइडिया है वो भैया वैसक सूत्रास, मतलब ये संस्कृत टेक्स्ट है, इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको उनके बारे में पढ़ना है तो संस्कृत की एक बुक है जिसका नाम है वैसक सूत्रास, तो उसमें सबके बारे में लिखा हुआ, उन्होंने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या क्या बताया, सब कुछ लिखा हुआ उसके बारे में। आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब परमाणु इज इनफाइनाइट एंड स्मॉलेस्ट एंड कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय द सेंसेस। हमने बोला भाई एक परमाणु बहुत छोटा होता है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ दीस फॉर्म्स dyades। अब उन्होंने बोला अगर 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं dyades। क्या बोलते हैं? 3 परमाणु आपस में जुड़ते हैं उनको बोलते हैं triads। ठीक है, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है और बहुत सारी मटेरियल जो है बनते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई अलग अलग कैसे कंबाइन होता है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि भाई ये बहुत छोटे होते हैं। 2 के ग्रुप को dyades बोलते हैं, 3 के ग्रुप को triads बोलते हैं। आपको इतना पढ़ना है बस, समझ आ रहा है? इसको अंडरलाइन करो फास्ट जल्दी। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं आचार्य कनट जी के बारे में।
आचार्य करंजी के बारे में पढ़ना है भैया। इन्होंने एटम को इन्होंने बोला भाई अगर इफ यू डिवाइड and divide a particle, you get the smallest unit, you get the smallest one which cannot be further divided, known as परमाणु। तो उन्होंने क्या बोला, अगर आप किसी को डिवाइड करते रहोगे, ऐसे स्टेज पे पहुंच जाओगे कि वो और डिवाइड ना हो सके, तो परमाणु कहलाएगा। क्या कहेगा भैया? परमाणु। इसके साथ उन्होंने बोला, हाँ भैया, इसके साथ उन्होंने क्या बताया भाई, उनकी जो भी शिक्षा है वो है संस्कृत टेक्स्ट में लिखी हुई है। इन्होंने बताया भाई टू के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? टू के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं भैया? रियाज। और थ्री के ग्रुप्स को ठीक है। और उन्होंने बताया भैया परमाणु कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ये परमाणु आपस में कंबाइन होने से न्यू सब्सटेंस बनते हैं, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। बट इन्होंने भैया रेशो नहीं बताया, इन्होंने रेशो के बारे में नहीं बताया कि कौन सा परमाणु कितने रेशो में गिरता है। बाकी इन्होंने ये सब बताया है। कोई दिक्कत परेशानी? इनकी जो भी सीख थी, इन्होंने जो भी रिसर्च करी वो ये संस्कृत की बुक भैया वेस्टिका सूत्रा में लिखा हुआ है। ये संस्कृत टेक्स्ट ये इसमें इनकी जितनी भी डिटेल स्टडीज के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने इंडियन साइंटिस्ट के बारे में, इंडियन फिलोसोफर के बारे में पढ़ लिया, फिर इंडियन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया, समझ गए। अब पढ़ते हैं दूसरा ग्रीक के बारे में। अब आगे द Greek philosophers Leucippus and Demostratus also proposed a similar idea. They called the individual particles atomos. In Greek, atomos mean indivisible. अब देखो बच्चे, ल्यूकिपस और डेमोस्ट्रेटस इन्होंने भी सेम आइडिया दिया। इन्होंने बोला भैया एटम एक ऐसा पार्टिकल है इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने उसका नाम दिया एटोमॉस। क्या नाम दिया? एटोमॉस। एटोमॉस का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यही बात याद रखना। अब आगे, यू मस्ट रिमेंबर दैट द कांसेप्ट ऑफ एटम ओरिजिनेटेड एज एन इमेजिनरी आइडिया रेदर देन फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। अब गाइस याद रखना, इन दोनों ने, इन सभी ने भाई, चाहे वो आचार्य करंट्स हो या भैया ल्यूकिपस हो या फिर डेमोस्ट्रेटस हो, इन्होंने जो भी बताया वो भैया अपने एक्सपीरियंस से बताया। इन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करा, और बिना एक्सपेरिमेंट के हम किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं मान सकते। बिना सबूत के किसी भी चीज को भैया आगे सच नहीं माना जा सकता। तो इन्होंने सिर्फ एक थ्योरी बताई थी, इनके पास कोई इसका प्रूफ नहीं था। ठीक है, तो इनको भैया ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली, बस इन्होंने एक आइडिया दिया था कि यहाँ पे एटम एक ऐसा पार्टिकल है इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इसके बारे में साइंटिफिक स्टडी हुई, तब उनको भैया आगे बताया गया। ठीक है, याद रखना, इनके पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इनके पास नहीं था। इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बताया था चीजों को, इन्होंने भाई अपने ज्ञान से बताया था, कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था इनके पास। आगे, अब many centuries later in 1808 John Dalton proposed his atomic theory. It was based on the scientific experiment of the time. He proposed that all matter is composed of individual particle called atom. अब guys, अब ये आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपका पहला क्वेश्चन बनेगा, डिस्क्राइब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डिस्क्राइब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्वेश्चन लिखते हो जाओ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डिस्क्राइब, और ये कह सकता हूं तुम्हारे यूट्यूब में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। डिस्क्राइब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताना है, डाल्टन ने क्या बताया और कब बताया। जैसे वो क्वेश्चन लिखो, स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, तो अब जो डाल्टन थ्योरी, जिनका नाम है जॉन डाल्टन था, इन्होंने क्या क्या बताया सबसे याद रखना भैया। 1808 में इन्होंने भैया अपनी डाल्टन थ्योरी ली थी, और उन्होंने क्या क्या बताया था भाई, इसको पॉइंट्स पे लिखना है, आपको याद रखना। अब ही प्रपोज्ड दैट, इन्होंने पहली चीज क्या बताई, पहली चीज बताई ऑल मेटल। भाई यहां से पहला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, ऑल मेटल इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। भाई जितने भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, जो भी मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस, ये सब के सब इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बने हुए, जिनको एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स। और उन्होंने भी एक तरह से ये बोला कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है जिससे सारे के सारे मैटर बने हुए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट उन्होंने ये बताया। नेक्स्ट,
This is the atom are the fundamental building block of all matter that cannot be broken down into small particles. तो उन्होंने ये बात बोली कि भैया एटम जो है भैया बिल्डिंग स्मॉलेस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता. ठीक है. Next, Dalton atomic theory was the first scientist description of how matter is made. It has become starting point from the current understanding of atomic structure. भैया ये आप कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट था भैया, ये हमारे एटॉमिक थ्योरी का एटॉमिक स्ट्रक्चर का भैया स्टार्टिंग पॉइंट है. इसके बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटम्स के बारे में और नई चीजें बताई और एटम के बारे में हमारी खोज भी चालू हुई. मतलब आप कह सकते हो इससे पहले जो भी व्यक्ति थे भैया चाणक्य थे और ग्रीक के जो भी साइंटिस्ट थे, उनके पास कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था. लेकिन फिर 1808 में आई जॉन डाल्टन, जिसके पास भाई प्रॉपर सबूत था, प्रॉपर सारी चीजें थी. इन्होंने बताया भाई एटॉमिक थ्योरी क्या है. समझ आ रहा है आगे. अब इसके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, पढ़ना आपको ये साइंटिस्ट के बारे में बहुत पढ़ना आपको इसके बारे में. You may be wonder how Dalton's idea evolved a model for the structure of the atom. Following Dalton theory, scientists were curious to know about the answers of the question. अब देखो भैया, अब डाल्टन थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए साइंटिस्ट के दिमाग में और उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. पहला क्वेश्चन है भैया, व्हाट आर एटम मेड अप ऑफ. कि एटम किससे मिलकर बने होते हैं. अगर एटम इंडिविजुअल है भैया तो एटम किससे मिलकर बना है, एटम किससे मिलकर बना है ये बताना है. ठीक है. सेकंड, व्हाट वुड एटम लुक लाइक इफ यू कुड सी देम. अब एटम कैसे दिखते हैं, एटम कैसे दिखते हैं भैया, हाउ दे सी. सेकंड उसमें ये वो क्वेश्चंस हैं जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद लोगों के दिमाग में आए. ठीक है. आज अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि अगर अर्थ की तरफ एक एस्ट्रॉइड आ रहा है तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन. आज मैंने एक प्रूफ दिया कि भाई मैंने मान लीजिए मैंने एक सैटेलाइट से फोटो या फिर अपने टेलीस्कोप से फोटो खींच के मैंने एक न्यूज़पेपर छपवा दी. मैंने बोला भैया अर्थ की तरफ एक सैटेलाइट आ रहा है, तो आप सभी के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे सैटेलाइट कितना बड़ा है, कैसे हमारे को खतरा है, तो कौन से देश की तरफ जा रहा है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ना. सेम ऐसे ही हुआ उस टाइम पे जब जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी सबके सामने पेश करी, तो लोग साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत सारे दिमाग क्वेश्चन आए कि भाई एटम क्या है, एटम किससे मिलकर बने हुए, एटम कैसे दिखते हैं, सब चीजें उनके दिमाग में आई. आगे, What make the atom of one element different from the atom of other element. अब ये देखो हमने देखा सारी चीजें एटम से मिलकर बनी हुई है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है भाई, दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग होती है. अगर मैं बात करूं भाई पानी लिक्विड है, ये भी एटम से मिला है, और ये पेन है ये भी एटम से मिलकर बनाने की, ये दोनों एक दूसरे बहुत अलग है भाई. इसकी कोई शेप नहीं है, इसकी शेप है, ठीक है. अलग अलग क्यों है ये सभी, अगर सभी एटम से मिलकर बने हैं तो. अब आगे, और शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. अब यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. भैया पहला क्वेश्चन तो आपको डाल्टन थ्योरी के बारे में था, टेंशन और उसके बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा. अभी बस ये समझो कि जॉन डाल्टन ने 1808 में अपने डाल्टन थ्योरी दी थी, जिसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लाइन में आए और उन्होंने भी बहुत सारे एटम के बारे में खोज करी. आगे, पहला, more than 100 years scientists tried to imagine what atom might look like by the proposing simple models. A new experiment was performed and new evidence came to light. These models were changed and improved. Although we now know that the early models were not fully correct, they are still important because they show how scientists move forward one step at a time, driven by the curiosity, question and experimentation. अब देखो, अब आगे आप कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हो भाई. जे थॉमसन का मॉडल पढ़ोगे, बॉल का मॉडल पढ़ोगे, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ोगे. मेनली आपको तीन मॉडल पढ़ने हैं, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और बॉल, ये तीन मॉडल आप पढ़ोगे. हाँ भैया, तो अब आप कुछ एटॉमिक्स मॉडल के बारे में पढ़ने वाले. तो भैया आपको पहले ही बता देता हूँ कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ने हैं. सबसे पहले आपको जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है. जे थॉमसन के बाद आपको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है. रदरफोर्ड के मॉडल के बाद आपको बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ना है. इस बात में याद रखना है, ठीक है भैया. काफी अच्छे मॉडल्स हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. देखो अब ऐसे स्टार्ट करते हैं. हालांकि पता है क्या, इधर सबसे पहले भैया जे थॉमसन ने अपना मॉडल किया, लेकिन जे थॉमसन का मॉडल पूरी तरीके से सही नहीं था, इनमें कुछ कमियां थी. अब इनकी कमियों को पूरा करते हुए रदरफोर्ड जी, अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, अब इसमें भी कुछ कमियां थी. हालांकि इन्होंने जे थॉमसन की कमियों को पूरा करा, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां थी. फिर बोर ने अपना नया मॉडल दिया, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं था. लेकिन आपको ये सब चीजें इसलिए पढ़नी ताकि आप चीजों को ये समझ आए कि साइंटिस्ट कैसे ये सब चीजें खोज पाए. साइंटिस्ट सबसे पहले चीज क्या खोजी, फिर क्या खोजा, इसलिए. ठीक है, तो पहले भाई जे थॉमसन है, इनका मॉडल पूरी तरीके से सही नहीं था. इन्होंने काफी हद तक चीजें सही बताई, लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं था. फिर कौन आए, फिर आए रदरफोर्ड जी ने भी बहुत सारी चीज सही बताई. जे थॉमसन की बहुत सारी कमियों को पूरा करा, लेकिन इनका मॉडल भी पूरा नहीं था. फिर आए भैया बोर जी ने भी इन दोनों की कमियों को पूरा करा, लेकिन ये भी पूरी तरीके से सही नहीं था. फिर हम आगे बता पढ़ेंगे इसके बारे में आगे. Until the late 19th century, atom grew to be the smallest individual unit of the matter. However, scientists discovered that certain elements emit
इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स कॉल्ड रेडिएशन। अब देखो भैया 19th सेंचुरी तक ये माना जा रहा था कि एटम्स 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था जो एटम है ना वो इंडिविजुअल है, मतलब एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, एटम और डिवाइड नहीं हो सकता, इंडिविजुअल। हाँ भाई 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था एटम जो है वो इंडिविजिबल है, यानी इसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर बाद में ये देखा हार्वर्ड साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स एमिट इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स कॉल्ड रेडिएशन। अब बाद में जाके ये भी खोज करी गई कि जो एटम्स है ना, कुछ सारे एटम्स नहीं, कुछ एटम्स जो होते हैं वो भाई एनर्जी रिलीज करते हैं, इसको रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाई जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना, बोला जाता है ना भाई देखो जो भी माइंड साइंटिस्ट वगैरह क्या करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह अपने मास स्पेस को कवर करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। क्यों? कि जब वो किसी एलिमेंट के साथ, जैसे मान लो किसी केमिकल के साथ, केमिकल का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो वो रेडिएशन रिलीज करता है। अब वो रेडिएशन उनकी बॉडी के लिए बहुत खराब हो सकता है, तो ये पाया गया कि कुछ जो एलिमेंट्स, कुछ जो एटम्स होते हैं भैया वो रेडिएशन भी रिलीज करते हैं। रेडिएशन का मतलब होता है इनविजिबल एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी, और ये एनर्जी हमारी बॉडी के लिए खराब हो सकती है, हमारी बॉडी के अंदर जाएगी तो हमारी बॉडी को खराब कर सकती है। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये रेडिएशन होता है। तो भैया अगर आप सिंपल क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज रेडिएशन, तो उसके बाद याद रखना भाई एटम्स एमिट, तो भैया सर्टेन एलिमेंट्स, यहां से आपकी छोटी डेफिनेशन बनेगी, सर्टेन एलिमेंट्स एमिट इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स कॉल्ड रेडिएशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आया तो व्हाट इज रेडिएशन, लिख लो भैया व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है जल्दी। भैया हर चीज आपको पढ़नी है बहुत बढ़िया तरीके से, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। रेडिएशन क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स एनर्जी रिलीज करते हैं जो कि इनविजिबल होती है, उनको हम रेडिएशन बोलते हैं। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, a phenomenon known as radioactivity. This showed that the atom must be composed of smaller particles, proving that they were not individual at previous beginning. अब देखो यार एक थ्योरी आई रेडियो एक्टिविटी। अब इससे पता चला भाई एटम के अंदर, एटम के अंदर कुछ ऐसा है जो एनर्जी रिलीज करता है, जिससे पता चला भैया एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल्स होते हैं। ये एक थ्योरी आई इंडिविजिबिलिटी, एक थ्योरी आई एक रेडियो एक्टिविटी, जिससे ये प्रपोज हुआ कि भाई एटम जो है कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। अब एटम जो है कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। अब एनर्जी रिलीज करते हैं, कैसे रिलीज करते हैं भैया? यानी एटम के अंदर भाई कुछ पार्टिकल्स होंगे जो भैया मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो तब पता चला कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, तब पता चला एटम इंडिविजुअल नहीं है। पहले किस चीज की खोज हुई? पहले ये खोज हुई कुछ एलिमेंट भैया सर्टेन एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रेडिएशन। अब बाद में ये देखा गया रेडिएशन क्यों आ रही है, इसका मतलब एटम के अंदर कोई चीज होगी जो भैया मूवमेंट कर रही है, जिसकी वजह से रेडिएशन आ रही है। ठीक है, तब पता चला कि भाई एटम इंडिविजुअल नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है जिसकी वजह से रेडिएशन आता है, जिसकी वजह से रेडिएशन आता है। तो आप कह सकते हो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी इस चीज की वजह से पता चला कि भैया एटम के अंदर भैया इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। आगे अब पढ़ रहे हैं मॉडल्स के ऊपर, ठीक है भैया, मजा आएगा पढ़ने में, देखिए ये सब क्लियर हो गया। रेडिएशन क्या होता है भाई? रेडियो एक्टिविटी लिखना, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी and what is its conclusion, and what it is conclusion। ये रेडियो एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिला हमें? रेडियो एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन मिला हमें कि भैया एटम अकेले नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ है, एटम को तुम अकेले समझ के मान नहीं सकते हो, तुम अपने बंदों को, अपने भाइयों को बुला देगा वो भी। हाँ बच्चों, तो आज मैंने तुम्हें सुबह सुबह बुला दिया, तो किस किसका तरबूज खाने का मन कर रहा है? हाँ भैया आज हम तरबूज की पार्टी देने नहीं वाले, हम तुम्हें तरबूज के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो तरबूज नहीं खिलाएंगे, पढ़ाएंगे उसके बारे में। देखो बस बस आगे देखते हैं। अब आए भैया जी पहला मॉडल लेकर, देखो भैया सबसे पहले आए डाल्टन। सबसे पहले भैया हमारे इंडियंस के कुछ भाई विद्वान लोग आए, ठीक है, जैसे कि आचार्य कनड, फिर ग्रीस के कुछ लोग आए जिन्होंने भैया कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था उनके पास, उनको बस ये लगा कि भैया कोई ऐसा पार्टिकल होता है उसको और नहीं तोड़ सकते। भैया आचार्य कनड जी ने उसको परमाणु बोला, और ग्रीक साइंटिस्ट ने उनको भैया एटॉमॉस बोला। एटॉमॉस का मतलब होता है इंडिविजुअल। उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। उनको कहा ठीक है भैया आपने बता दिया, हमने मान लिया, आप बैठ जाओ, ठीक है। अब सेकंड भैया, अब आए भैया कुछ साइंटिस्ट लोग जिन्होंने अपनी थ्योरी के साथ आए। पहले थे भैया 1808 में जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी साइंटिफिक रिसर्च के साथ। अब जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन आ गए कि भैया एटम कैसा होता है, एटम के अंदर क्या होता है, ये सब चीजें उनके दिमाग में आ गई। अब धीरे धीरे करके और लोग आए अपना अपना मॉडल लेकर, सब लोगों ने अपना बोलिया बिस्तर भर लिया और चले हम भी बताएंगे एटम के बारे में। तो उनमें सबसे पहले व्यक्ति थे जे जे थॉमसन। जे जे, इनको तरबूज बहुत पसंद थे, जे जे थॉमसन।
इनको क्या पसंद है भैया? तरबूज। क्यों पसंद है देखते हैं। देखो अब यह 1897 में, in 1897 J.J. Thomson studied the conductivity of electric current through gases at a very low pressure. He was used a gas tube with 2 electrodes and applied a very high voltage. He observed ray moving from the cathode negative electrode to the anode positive electron. In figure 8.1 these were called cathode rays. अब देखो भैया क्या, अब जे थॉमसन कौन थे? जे थॉमसन ना किस पर रिसर्च करे? ये देखो, ये जे थॉमसन का भैया मॉडल है। जे थॉमसन ने क्या करा भाई? कांच की ट्यूब ली, एक कांच की ट्यूब ली। अब इसमें इन्होंने भैया एक सिरे को भैया प्लस वाले पॉइंट से जोड़ दिया। यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, कांच की ट्यूब ली, यहाँ पे तार लगा रखी है, वायर्स को यहाँ पे जोड़ रखा है, वायर्स को यहाँ पे भी जोड़ रखा है, बीच में खुला हुआ है, बीच में खुला हुआ है। इधर देखो जे थॉमसन का मॉडल सुनिए। जे थॉमसन ने क्या करा भाई? जे थॉमसन ने कांच की ट्यूब बनवाई। फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्लास है भाई, कांच का है। अब इसमें इस तरफ से मैं पॉजिटिव टर्मिनल ले रहा हूं, इस तरफ से नेगेटिव टर्मिनल ले रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड कर रहा हूं, बीच से कोई तार नहीं है, बीच से कोई तार नहीं है। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि बीच में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी, बीच में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगी। अब हमने क्या करा भैया? एक सिरे में प्लस वाला पॉइंट डाल दिया, वहां पर एक सिरे पे नेगेटिव पॉइंट डाल दिया। अब आपको बोला गया भैया जो प्लस वाला पॉइंट है उसको एनायन बोला। क्या बोला? एनायन। और जो नेगेटिव वाला पॉइंट है उसको कैटायन बोला। आपने एक क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है भैया? कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। अब हमने क्या ऑब्जर्व करा? अब देखो एक बार दोबारा पढ़ो। इन 1897 में जे थॉमसन किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्टडी द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। क्या इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे फ्लो कर पाएगा? ठीक है, थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। अब यहाँ इसके अंदर जो भी गैसेस थी सारी गैसेस निकाल दी, वैक्यूम क्रिएट कर दिया अंदर। क्या क्रिएट कर दिया? वैक्यूम, मतलब ऐसा रीजन जहाँ पे कोई गैस ना हो। इन्होंने कोशिश यहाँ से सारी गैस निकाल ली, सारी गैस यहाँ से निकाल ली। अब ये देख रहे हैं अगर मैं इन दोनों को नहीं जोड़ता तो बिना गैसेस से क्या बिजली यहाँ पे पास कर पाएगी? तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा भाई? आपने देखा होगा ना कभी जैसे मान लो दो बहुत ही ज्यादा तार तो बीच में आपको बिजली दिखती है, या फिर आप देखोगे कभी बिजली खंभे में शॉर्ट सर्किट होता है, वहां पर आपको बिजली दिखती है, मतलब आपको बिजली करंट वगैरह दिखता है, ठीक है भैया? नेक्स्ट, अब इन्होंने क्या पाया? ही यूज्ड अ ग्लास ट्यूब विद 2 इलेक्ट्रोड्स, अप्लाइड अ हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज फ्री, ही टोस मेनी रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू द एनोड। इन्होंने देखा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रही है, नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। जो भी इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। किससे कहां की तरफ जा रहा है? ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको सेम एज लिखना पड़ेगा, फिर समझ लो। जे थॉमसन ने ग्लास ट्यूब ली, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने क्या पाया? इन्होंने पाया कि जो भी इलेक्ट्रिक पार्टिकल है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है। अब दिस वाज कॉल्ड कैथोड रे। अब ये कैथोड से निकल रही थी, ये जो पार्टिकल्स है कहां से निकल रहे थे? कैथोड से। कहां जा रहे थे? एनोड। तो एक कैथोड से निकल रहे थे तो इनको नाम दिया कैथोड रे, कैथोड। अगर एनोड से निकल रहे हैं एनोड रे नाम दे देते इसको। समझ रहे भैया? इन्होंने पाया भैया कैथोड, ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड में जा रहे हैं, नेगेटिव से निकल रहे हैं पॉजिटिव में जा रहे हैं, और इनको नाम दिया कैथोड। क्या नाम दिया? कैथोड। आगे बढ़ते हैं। बाय स्टडीइंग दीस कैथोड रे इन electric and magnetic field he conclude that they are stream of negatively charged particles। अब जब इन्होंने इसके बारे में और रिसर्च करी भैया, ये नेगेटिव पार्टिकल्स के बारे में और रिसर्च करी, कैथोड रे के बारे में और रिसर्च करी, तो इन्होंने बोला भाई ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। ये कौन से पार्टिकल्स हैं भैया? नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं विद अ मच स्मॉलर मास देन एटम, जिसका भैया एटम से बहुत कम, जो एटम से बहुत कम मास होता है, जिसका मास एटम से बहुत कम होता है, ठीक है? टेंशन और नेक्स्ट, these particles later called electrons, और इन्हीं पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया भैया? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इसका साइन होता है ई ऊपर माइनस, ई ऊपर माइनस। अब were emitted from the atom indicate the atom are composed of smaller subcontinent particles। मैंने बताया भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम का एक छोटा सा पार्टिकल है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इन्होंने ये बताया। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इन्होंने ये बताया। ये नहीं समझ आया? आगे देखते हैं। नहीं समझ आया? आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं जे थॉमसन के बारे में। ये 1897 था। अरे बच्चों तुम बुक में देख के भी नहीं बता पाते हो। 1897 ये थॉमसन में 1897 में इन्होंने बताया। इन्होंने क्या भैया किसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे? ये इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने क्या करा भैया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या लाया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ग्लास ट्यूब लाया, क्या लाया भैया, ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब पे भैया दो टर्मिनल्स बना दिए, ग्लास ट्यूब पे दो टर्मिनल्स बना दिए, पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या नाम दिया भैया इन्होंने, पॉजिटिव टर्मिनल को क्या नाम दिया, एनायन, और नेगेटिव टर्मिनल को क्या नाम दिया, कैटायन। और इन दोनों को भैया इन्होंने किससे जोड़ दिया, इन दोनों को इससे जोड़ दिया इन्होंने एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ, एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ उन्होंने उसको जोड़ दिया, हाई वोल्टेज बैटरी। ये समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, ये समझ है, पीछे भूल जाओ, ये समझो। जे थॉमसन ने 1897 भैया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे रिसर्च कर रहे थे वो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी पे रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने क्या लिया भाई, इन्होंने गैस मतलब एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब। अब इसके अंदर इन्होंने वैक्यूम बना दिया, वैक्यूम बनाने का मतलब गैस निकाल दी इसके अंदर से, इसके अंदर सारी गैस निकाल दी, ठीक है, ताकि कोई अदर एलिमेंट ना आए, सिर्फ हमारे पार्टिकल्स नहीं, सिर्फ हमारे इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स ना। अब इन्होंने क्या करा भैया, एक पॉजिटिव चार्ज जोड़ दिया, एक नेगेटिव चार्ज जोड़ दिया। इन्होंने क्या पाया, ऑब्जर्वेशन क्या करी इन्होंने, ऑब्जर्वेशन करी इन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, पार्टिकल्स आर मूविंग टूवर्ड एनायन, टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज। भाई इन्होंने ये देखा कि पार्टिकल जो है वो नेगेटिव पॉइंट से निकल के पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। अब कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहे हैं, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया भैया कैथोड रे, क्या नाम दिया, कैथोड रे। अब जब बाद में इन्होंने इस कैथोड रे को भैया मैग्नेटिक फील्ड में भी रिसर्च करा, मैग्नेटिक फील्ड और बहुत सारी फील्ड में इसका रिसर्च करा, तो इन्होंने बोला भैया जो कैथोड रे होती है नेगेटिवली चार्ज होती है। इन्होंने बोला कैथोड रे होती है नेगेटिवली चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, और एटम के मुकाबले भाई एटम के मुकाबले इनका मास बहुत कम होता है, मास इज वेरी फ्यू, वेरी लिटल एज कंपेयर टू एटम, एज कंपेयर टू एटम। एटम के मुकाबले इनका मास जो होता है बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भैया एक एटम के अंदर ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली चीज बताई और इन्होंने इसका नाम क्या दिया, इन्होंने इसका नाम क्या दिया भैया, इलेक्ट्रॉन्स, और इन्होंने इसका नाम दिया भैया इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी थी, ये सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी थी। तो याद रखना जे थॉमसन भैया किस लिए फेमस है, जे थॉमसन फेमस है हमारे भैया इलेक्ट्रॉन्स की खोज करने के लिए, इन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी थी। आपको याद है जेई, भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, जी इसलिए इनको जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी भाई जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, इसलिए इनको भाई जी बोला जाता है। याद रखना जे थॉमसन, भाई जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, याद रखना। ये पूरा का पूरा अगर आप इतना समझ चुके हो तो आपको पूरा जे थॉमसन का मॉडल समझ चुका है। बाकी अब थोड़ा सा आगे पढ़ना है, एक बार को समझो उसको, वीडियो को पॉज करो, इन चीजों को समझो भैया, वरना उबासी आएगी। वीडियो को पॉज करो, एक बार लिखने की कोशिश करो, फिर वादा कर रखा तुमसे तरबूज खिलाने का, तरबूज कह रहे पढ़ाने का, वो पढ़ाएंगे। अरे लाइट चली गई, अब इतना समझ आ गया आप लोगों को, आगे आगे आगे। तो भैया जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी। अब इट वाज फाउंड that the nature of cathode rays were independent of the material of the cathode and the gases filled in the cathode ray tube. It shows that electrons are fundamental components of all atoms presenting in every element. The charge of an electron is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. It is taken as minus 1 as the matter of conversion and convenience. तो आपको बोला गया भैया, अब इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सभी एटम के इंपॉर्टेंट पार्टिकल में, सारे एटम्स के अंदर पाए जाते हैं, सारे एटम्स के अंदर भैया इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इन्होंने ये बताया। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भैया, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये एमसीक्यू में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इन्होंने एक चीज और बताई, इन्होंने क्या बताया, चार्ज ऑन, एक सेकेंड, इन्होंने क्या बताया भैया, इन्होंने बताया एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज को कूलम में नापते हैं, याद रखना।
इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। आगे, अब थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अब इन्होंने अपना मॉडल कैसे दिया देखते हैं। When J. Thomson discovered tiny negatively charged particles called electrons, he faced puzzle. Atoms are neutral, so where is the positive charge present? To solve this, Thomson proposed the atom to be a spherical positive charge with electrons distributed throughout it. The model was compared to a pudding with plum embedded in. Is called the plum pudding model. अभी जे थॉमसन ने क्या बोला? अब जे थॉमसन के सामने एक सवाल आया। जे थॉमसन ने सोचा कि यार एटम तो पॉजिटिव होता है, एटम तो न्यूट्रल होता है। सॉरी, जो हमारे पास एटम होता है ना, ये तो न्यूट्रल होता है। तो भैया अगर इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं होता? नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं होता भाई? कोई सी न्यूट्रल कब होगी? इधर यहां पर आपके पास माइनस का 2 नंबर है, ठीक है, और आप कह रहे हो ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 नंबर है। आप कह रहे हो पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, न्यूट्रल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब इसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज भी हो, ठीक है भाई। इसके अंदर पॉजिटिव 2 भी होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव 2 कट जाएगा, तब जाके पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो एटम, अब उनके सामने एक क्वेश्चन आया था भाई, एटम तो हमारा न्यूट्रल होता है, एटम तो हमारा न्यूट्रल होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो वो नेगेटिव क्यों नहीं है? उस यानी उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होता है, यानी उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो उन्होंने क्या पाया? तो उन्होंने बताया कि भाई एटम जो होगा, उन्होंने बोला when J. Thomson discovered tiny negative charge particles called electrons, he faced puzzle. Atom are neutral, so why is the positive charge present? तो भैया उन्होंने पाया कि एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, तो एक पॉजिटिव चार्ज कहां पर होगा? तो सॉल्व दिस थॉमसन proposed the atomic model to be a simple sphere of positive charge. उन्होंने बताया एटम जो है ना, एक सिंपल स्फीयर है, गोला है, और ये जो गोला वाला पार्टिकल है पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये कैसा है, और इसके अंदर नेगेटिव है, इसके अंदर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है भैया। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। इन्होंने बोला जिस तरीके से भैया आप कह सकते हो भैया टूटी फ्रूटी वाला केक होता है भैया, केक के अंदर बहुत सारी चेरीज होती है, अंदर अंदर कहीं भी लोकेटेड होती है, तो उन्होंने वैसे ही बोला केक जो है, जो पुडिंग जो है भैया, वो आपके पुडिंग जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो टूटी फ्रूटी है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। उन्होंने ये बोला, तो इसलिए इनको भैया पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने क्या करा? एटम को एक प्लम पुडिंग से कंपेयर करा। उन्होंने बोला जैसे एक प्लम पुडिंग भाई, जैसे मान लो केक है भाई, केक के अंदर यहाँ पे भी चेरी है, यहाँ पे भी टूटी फ्रूटी, यहाँ पे भी टूटी फ्रूटी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे सब हुआ है, और बाकी केक है भैया, बाकी केक है। तो उन्होंने बोला केक तो भाई एटम के अंदर क्या होता है? एक एटम के अंदर जैसे प्लम पुडिंग केक होता है ना, वैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसके अंदर जो ये चेरी ये होगी टूटी फ्रूटी, वो आपकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसलिए इनको भैया प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। जे थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। शायद उनको भूख लग रही होगी, तो उनके दिमाग में खाने वाली चीजें आएंगी, तो उन्होंने खाने वाली चीज से रिलेट करा। ठीक है, आगे देखते हैं। A more familiar picture would be take of a watermelon where the red plum represent the positive charge matter and the seed represent the electron distributed throughout the atom. This simple picture through later replaced by the first genius attempt to describe how the atom positive charge and negative charge stay balanced. अब देखो पहला, अब इन्होंने एटम को बोला चलो ठीक है प्लम पुडिंग समझ में आता है। एक ले लो तरबूज, तरबूज के अंदर जो भी रेड वाला पोर्शन है, तरबूज के अंदर जो भी रेड वाला पोर्शन है, ये रेड पोर्शन आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो भी सीड्स हैं ये आपके नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको ये दो चीज याद रखनी है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो आपका एटम है वो प्लम पुडिंग मॉडल की तरह है। प्लम पुडिंग मॉडल भाई, जो खाने वाला पोर्शन होता है वो आपका पॉजिटिव, और अंदर जो टूटी फ्रूटी होता है वो आपका नेगेटिव, इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं, ये समझ नहीं आया तो ये समझो भैया एटम एक तरबूज है, तरबूज में जो रेड वाला पार्टिकल होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो आपका नेगेटिव चार्ज। अब क्लियर हो गया? तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन कहां अरेंज होता है, उन्होंने बोला ऐसे कहीं भी कोई भी हो सकता है, ऐसे कहीं भी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जे थॉमसन के मॉडल को भैया प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है भैया, जे थॉमसन ने बोला एटम के अंदर भैया एटम एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकेट होता है कहीं भी कैसे भी। ठीक है, तो उन्होंने भैया ऐसे एक्सपेरिमेंट ऐसे बता दिया, लेकिन बाद में इसके बाद ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी, ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे अरेंज होते हैं और प्रोटॉन्स कहां पे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इनकी लिमिटेशंस क्या थी भैया? भाई लिमिटेशन थे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स नहीं बता पाएंगे भाई, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन नहीं बता पाए। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सब कुछ बढ़िया बता दिया उन्होंने, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट नहीं बता पाएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। पहले इससे आज क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज, हाँ यहां से क्वेश्चन लिख लो आप, व्हाट इज
प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। भैया प्लम पुडिंग मॉडल क्या है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है डिस्क्राइब जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, डिस्क्राइब जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे पूछ सकता है डिस्क्राइब वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। या फिर आपसे बोलेंगे भाई प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने दिया। कब दिया, 1800। जो भी था प्रॉपर से लिखना है आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इनके आंसर एक बार खुद से लिखो। जे थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहा जाता था। वो भाई अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, प्रोटॉन्स कहां होंगे, ठीक है बच्चे। हाँ इधर क्लास 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 क्लास। हाँ जी क्लास, तो आपके सामने मैंने जे थॉमसन का मॉडल भाई इस तरीके से तैयार किया। देखो सबसे पहले जे थॉमसन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी भैया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, ठीक है भाई। वो जो कैसे एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, एक्सपेरिमेंट पीछे बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं। उन्होंने सबसे पहले किसकी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है ई के ऊपर माइनस साइन, ठीक है। इन्होंने बताया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 × 10⁻⁹ कूलम। ये सी नहीं पढ़ना, कूलम है याद रखना, ठीक है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, एटम के मुकाबले बहुत कम होता है, ठीक है। ये चीज इन्होंने बताया भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। ये उनकी अचीवमेंट्स थी। अब इनके सामने क्या चैलेंज आया, इनके सामने चैलेंज आया एटम इज न्यूट्रल देन नॉट ओनली नेगेटिव पार्टिकल्स आर अवेलेबल, पॉजिटिव पार्टिकल्स आर आल्सो अवेलेबल। एटम तो न्यूट्रल है तो सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल्स तो उसके अंदर होंगे नहीं, उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया प्रोटॉन्स। पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दिया गया प्रोटॉन्स। नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन। भाई आपका पी से प्रोटॉन्स, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, याद रखना। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, और जो बच गया वो नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, ठीक है। अब इन्होंने भैया इनको ये समझ आ गया कि हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर पूरा एटम न्यूट्रल है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल उसके अंदर नहीं हो सकते, उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होंगे। कैसे पार्टिकल्स होंगे, पॉजिटिव पार्टिकल्स। लेकिन इनको ये नहीं बता पाए कि वो कैसे अरेंज होंगे। इन्होंने ये बता दिया ठीक है भैया नेगेटिव पार्टिकल्स है जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अब भैया पूरा एटम न्यूट्रल है तो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे जिनको प्रोटॉन्स बोलेंगे। अब ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे लगे होंगे, प्रोटॉन्स कैसे लगे होंगे। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस क्या है, इनकी कमी क्या है, इनकी कमी है भैया अरेंजमेंट नहीं बता पाए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो इन्होंने भैया कुछ भी रफली आइडिया दे दिया। इन्होंने बोला भैया इन्होंने बता दिया इलेक्ट्रॉन्स भैया प्लम पुडिंग की तरह होगा या वाटरमेलन की तरह होगा। तो इन्होंने दो मॉडल दिए भैया अरेंजमेंट दिखाने के लिए। ये प्लम पुडिंग मॉडल, जैसे देखो मान लो ये केक है, ये कप केक है। कप केक के अंदर भैया जहां चेरी होती है वो सारे के सारे नेगेटिव है, जहां तक चेरी होती है वो सारे के सारे नेगेटिव और बचा हुआ पॉजिटिव। बचा हुआ कप केक भाई जहां जहां इधर देखो चेरी भाई कप केक आपके पास जहां जहां चेरी है वो सारा नेगेटिव हिस्सा है, चेरी नेगेटिव हिस्सा है। और जो बचा हुआ खाने वाला केक वाला हिस्सा है जो ब्रेड जैसी होती है केक में वो आपका पॉजिटिव हिस्सा है। उन्होंने ये बताया। इन्होंने कहा चलो ये समझ नहीं आ रहा तो आपके सामने भैया हम तरबूज ले आते हैं। तरबूज खा रहे थे, तरबूज आया तो उन्होंने बोला भैया तरबूज में जो भी ये ब्लैक सीड होती है, तरबूज में जो भी ये ब्लैक सीड होती है ये हमारे प्रोटॉन्स, ये हमारे प्रोटॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी भाई जो भी ये काली काली बीजें होती है ना ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिव। और जो भी रेड वाला हिस्सा होता है ये प्रोटॉन्स होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। इन्होंने ये बताया भैया, ठीक है। इस तरीके को बहुत अच्छे पढ़ के चलना। बाकी मैं आपके सामने कैसा लिखना है, अगर आप ऐसा भी लिख के आओगे प्रॉपर ऐसा बना के आओगे लिख के आओगे तो आई श्योर कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। भैया इसमें हमने उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया, उनके चैलेंजेस के बारे में बताया, लिमिटेशंस के बारे में बताया, ठीक है। बस एक और मान लो अगर 5 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको कई 4-5 कैटेगरी में लिखना है। सबसे पहले आपको क्या एक्सपेरिमेंट बताना है। एक्सपेरिमेंट कैसे बताओगे भैया, ऐसे बताओगे एक्सपेरिमेंट। एक सेकंड एक्सपेरिमेंट इस तरीके से बताओगे भैया। एक्सपेरिमेंट के बाद आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। 2 स्लाइड्स आप अच्छे से याद कर लो, आपको पूरा चीज थॉमसन याद हो जाएगा। कुछ भी ज्यादा नहीं लिखा मैंने भाई, समझाने वाली चीज लिखी है। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट भाई इस वाली स्लाइड में मैंने लिया उनका पूरा एक्सपेरिमेंट समझाया है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और इस वाली डायग्राम में मैंने उनके भाई अचीवमेंट्स बताई है, उनके अचीवमेंट्स हैं, ये उनके चैलेंजेस हैं, ये उनके लिमिटेशंस और प्रॉपर मैंने मॉडल भी बनाया। आपको इस तरीके से बना के चलना है, इस तरीके से पूरा बता रखा है। 2 स्लाइड्स कर लो जे थॉमसन कंप्लीट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट मॉडल बढ़े भाई जे थॉमसन के मॉडल को भैया प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। याद रखना इस बात का। तो प्लम पुडिंग आ जाए, वाटरमेलन आ जाए तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए क्या, आपके पास 4 क्वेश्चन बनेगा। 4 पे एमसीक्यू बन सकता है भैया, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, इसके साथ साथ और क्या क्वेश्चन बन सकता है, लिमिटेशन वगैरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के चलना है इसको। ठीक है बच्चे, समझ आ रहा है? वीडियो को पॉज करके एक बार ये दोबारा देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी क्लास, तो आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ बच्चे, डन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने देखा कि भैया आपको अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे सेल की, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट नहीं बता पाए थे। तो अब उसके बाद आए भैया जे थॉमसन के बाद आए रदरफोर्ड जी। कौन आए? रदरफोर्ड जी। तो अब रदरफोर्ड, जे थॉमसन के बाद हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिंग थॉमसन मॉडल, द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब देखो यार, नेक्स्ट in 1911 Ginger and Marspen working under Ernest Rutherford tested Thomson model of an atom through what become famous as the cold foil experiment. They inherited a narrow beam of alpha particles and an extremely thin sheet of gold foil. Alpha symbol A particles are tiny positively charged particles emitted from certain radioactivity elements. Later in this chapter, you will learn that an alpha particles is actually a nucleus of a helium atom. हाँ बच्चे, तो आगे देखिए। अब भैया हमने पढ़ा अभी जे थॉमसन का मॉडल। भाई जे थॉमसन का भैया मॉडल हमने पढ़ा, जिसको हम भैया प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल के साथ साथ इनको भैया वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, अब इसके बाद भाई जे थॉमसन ने भैया कितना कब करा था? 1897 में। अब 1897 के बाद भैया आए 1911 में एक और पर्सन आए। 1911 आप देखो बच्चे, in 1911 गीगर एंड मार्सन वर्किंग अंडर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो भैया अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक बहुत बड़े साइंटिस्ट में से एक है भैया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब इनके अंडर में ये दो जूनियर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, जिनका नाम था भैया गीगर और मैस्डेन। सब बच्चे सामने रखिए पूरे फोकस के साथ। अब ये क्या बोला गया है भैया, जे थॉमसन मॉडल हो चुका है। अब 1911 में आ जाओ आप सभी, टाइम मशीन का इस्तेमाल करो, 1911 में आ जाओ। हम आ गए 1911 में। ठीक है, अब 1911 में भैया एक बहुत महान साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। वो अपने शिष्यों को बहुत अच्छी सैलरी देते थे। तो उनके अंदर दो साइंटिस्ट काम करते थे, जीगर और जिगर, और जो हमारे दूसरे पे भी है हम डिस्कस करेंगे। जीगर एंड मार्सन वर्किंग अंडर अर्नेस्ट रदरफोर्ड टेस्टेड थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम थ्रू व्हाट बिकम फेमस एज द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने सोचा हम भैया ये रदरफोर्ड के लिए थॉमसन के मॉडल को टेस्ट करते हैं, थॉमसन के मॉडल को टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने की इन्होंने सोचा टेस्ट करेंगे आज, ये नई तरह हो रहा है, टेस्ट लेंगे हम टेस्ट लेते रहते हैं, बस ये भी टेस्ट लेने की सोच रहे हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भैया इन्होंने टेस्ट करा, उनका टेस्ट फेमस हुआ गोल्ड फॉयल टेस्ट के नाम से। गोल्ड फॉयल टेस्ट, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस हुआ भैया। इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ भैया, सोने का इस्तेमाल कर दिया उन्होंने। हाँ भैया, आपने कहा था सेल्वियट से रदरफोर्ड जी, तो ये लाया सोने, सोना लाया, सोने की पन्नी का एक्सपेरिमेंट करा। अब देखो ये क्या होगा, अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करा भैया, हमें ये समझ आया कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड के अंदर दो जूनियर साइंटिस्ट काम करते हैं, जीगर और मार्सन। इन्होंने भैया गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट करा। ये चाहते थे जे थॉमसन के मॉडल को टेस्ट करें, जे थॉमसन के मॉडल को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने गोल्ड फॉयल ले आए और गोल्ड फॉयल पे टेस्ट करना स्टार्ट करा इन्होंने। अब ये गोल्ड फॉयल पे क्या टेस्ट कर देखते हैं। अब they aim a narrow beam alpha particles at an extremely thin sheet of gold foil। इन्होंने क्या करा, गोल्ड इन्होंने इसलिए चूज करा क्योंकि गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, मतलब गोल्ड बहुत ज्यादा मैलेबल है, मतलब उनको बहुत गोल्ड की बहुत पतली शीट बना सकते हैं। आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर गोल्ड की परत चलाई जाती है, तो गोल्ड की बहुत पतली परत बनाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने गोल्ड लिया, गोल्ड की बहुत पतली परत इन्होंने लगाई। अब इसके ऊपर उन्होंने क्या करा, इसके ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल छोड़ दिए, अल्फा पार्टिकल्स। अभी दिखाऊंगा, टेंशन नॉट। इसके ऊपर इन्होंने अल्फा पार्टिकल छोड़ दिए, अल्फा पार्टिकल्स भैया आगे। नेक्स्ट गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है ए। पार्टिकल्स आर टाइनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट फ्रॉम सर्टेन रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स। अब देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ये भी भैया रेडियोएक्टिविटी से रिलीज होते हैं, भैया किसी एलिमेंट की रेडियोएक्टिविटी से रिलीज होते हैं। भैया आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स भैया पॉजिटिवली चार्ज रेज होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज रेज, जैसे लेजर लाइट होती है ना, वैसे अल्फा पार्टिकल की रेज होती है भैया। वो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। कैसी होती है भैया, कैसे प्रोड्यूस होती है वो, रेडियोएक्टिविटी से। कैसे प्रोड्यूस होती है भाई, रेडियोएक्टिविटी एलिमेंट्स की रेडियोएक्टिविटी होती है, उससे वो प्रोड्यूस होती है। आगे रेडियोएक्टिव एलिमेंट
Later in this chapter, you will learn that an alpha particle is actually a nucleus of a helium atom containing 2 protons and 2 neutrons. अभी इस चैप्टर में इसके आगे में आप पढ़ने वाले हो रेडियोएक्टिविटी के बारे में, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में आगे पढ़ने वाले हो। अल्फा पार्टिकल भैया जो न्यूक्लियस होता है हीलियम एटम का, आगे पढ़ोगे, टेंशन मत, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम वाज spread out evenly, so they express the alpha particle to be passed straight through the gold foil or to be deflected only slightly, but they are surprised while most particles pass through the under deflect, some were sharply deflected and a few evenly bounce back. This deflection from the straight path is called scattering. Hence the gold foil experiment is also called an alpha ray scattering experiment. अब देखो क्या है, तो अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आया मैंने क्या बोला भैया, आपने सिर्फ वर्ड टू वर्ड पॉइंट पढ़ लिया। देखो अब बात समझो भाई, मान लो ये गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल है, ठीक है। मैंने क्या करा भाई, गोल्ड की फॉइल, गोल्ड फॉइल क्यों ली थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भाई, बहुत ही ज्यादा पतली होती है, ठीक है। तो भाई गोल्ड फॉइल ली। अब यहां से मैंने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, भाई मान लो अल्फा पार्टिकल रेज है, यहाँ पे लेजर लाइट, मतलब यहाँ पे ऐसी लाइट लगाई जो अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ सके। अब इधर देखिए भाई, गोल्ड रेज है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल छोड़ रहे हैं, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं, पॉजिटिव, कैसे होते हैं भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़े। अब क्या हुआ, ये देखा कि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए, ज्यादातर पार्टिकल्स भाई, करोड़ों अल्फा पार्टिकल छोड़े थे, करोड़ों रेस गई थी, ज्यादातर पार्टिकल्स ऐसे निकल गई, बहुत कम है पार्टिकल जो है टकरा के इधर देखो। आप देखोगे कि ये भाई सारे अल्फा पार्टिकल छोड़े, ज्यादातर पार्टिकल सीधे चले गए, बहुत कम पार्टिकल बाउंस बैक हुए, बहुत कम पार्टिकल इक्के दुक्के ही टकराए, और एक दो पार्टिकल ऐसे जैसे गए वैसे के वैसे वापस आ गए। इसको पहले वीडियो समझो, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये था रदरफोर्ड, ये थे रदरफोर्ड के भैया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, पहले इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं आपको। हाँ बच्चे, तो अभी आपके सामने एक वीडियो प्ले कर रहा हूं भैया, जो कि आप कह सकते हो भैया ये कौन से है, तो यहाँ पे देखिए। सबसे पहला एटम को समझने के लिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एटम को समझने के लिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। फास्ट अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत पतली गोल्ड फॉइल पर भेजा गया ताकि एटम के अंदर की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जा सके। मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम पार्टिकल्स वापस रिफ्लेक्ट हो गए। ये रिजल्ट साइंटिस्ट्स के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम का अधिकांश हिस्सा एम्प्टी स्पेस है। इसी वजह से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के सीधे निकल गए। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में एक छोटा, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है। एटम का लगभग सारा मास न्यूक्लियस में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड सर्कुलर पाथ्स में मूव करते हैं। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। फिजिक्स के अकॉर्डिंग मूविंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जबकि रियल एटम स्टेबल होता है। इसी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर का एटॉमिक मॉडल डिटेल में समझेंगे। रदरफोर्ड ने हाँ, तो अभी ये तो आप लोग क्या समझे, आप लोग ने समझा कि अल्फा पार्टिकल को कैसे पास कराया गया। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल खाली चले गए, इसका मतलब एटम में बहुत ज्यादा खाली स्पेस है, ठीक है। बहुत कम डिफ्लेक्ट होकर वापस आए हैं, एटम में कहीं कुछ आइटम्स हैं, ठीक है। और बीच में जो भी बीच से टकराया वो जैसा गया वैसे का वैसा आ गया। यानी एटम के बीच में बहुत ही हैवी चीज है, बहुत ही डेंस चीज है, जिसको उसका न्यूक्लियस बोला गया, न्यूट्रॉन बोला गया। क्या बोला गया, न्यूट्रॉन, ठीक है। और एटम का सारा मास वहीं पर होता है। तो उन्होंने बोला जो भी एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो एटम के साथ चक्कर लगाते रहते हैं, एटम के आसपास घूमते रहते हैं। ये इनकी लिमिटेशंस थी भैया। उन्होंने अरेंजमेंट समझाने की कोशिश करी, उन्होंने कहा एटम के आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन भाई अगर कोई चीज घूमती रहती है तो वो चार्ज क्रिएट करेगी, एनर्जी देगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो थक के चल जाएगी। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि भैया चार्ज जो वो मूविंग पार्टिकल्स की वजह से चार्ज क्रिएट हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये नहीं पता पाया। तो उसके बारे में डिटेल करते हैं। देखो ये आपका था, इधर देखो ये था रदरफोर्ड का भैया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर करा था। इसमें उन्होंने भैया गोल्ड फॉइल ली थी, उस पे अल्फा पार्टिकल्स पास कराए थे। इस तरीके से आपको बना के आना है इसको भैया। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं भैया। इसको दो नाम से आता है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बाद एक और क्वेश्चन से बनता है किसी को, एक और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना, इन दोनों नामों से जाना जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो थॉमसन मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। पार्टिकल्स
the deflection of some alpha particle through large angles and that most of the alpha particle pass undeflected। तो उन्होंने बताया भाई ज्यादा पार्टिकल जो थे वो जैसे आए वैसे के वैसे ही चले गए, ठीक है, बहुत कम टकरा के वापस आए और बीच में जो गया वो सीधा का सीधा ही वापस आ गया। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं भैया। ये तो हमने उनका एक्सपेरिमेंट समझा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझ आया। किस बच्चे को रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझ नहीं आया? समझ आया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। अब पढ़ते हैं रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला उससे। हाँ बच्चा आगे देखिए। अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, अब देखो बच्चे, from the Goldfall experiment Rutherford concluded that the positive charge of an atom is not separated throughout but remain concentrated in an extremely small region called nucleus। He proposed that। अब उन्होंने बोला भैया देखो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है भाई। पहली चीज इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया भाई देखो Rutherford concluded that positive charge of an atom is not separate throughout but remain concentrated in the extremely small region called nucleus। He proposed that। तो उन्होंने बोला भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा है भाई। जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है? न्यूक्लियस में है। जो भी पॉजिटिव चार्ज है कहां पर है? न्यूक्लियस में, ठीक है बच्चे। अब उन्होंने क्या बोला? मोस्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस एज मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा जो है वो खाली। ये आपको एटम के मॉडल है। एटम के अंदर ज्यादातर हिस्सा खाली है। ये कैसे बताया उन्होंने? क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स ऐसे ही निकल गए, ज्यादातर पार्टिकल्स ऐसे ही निकल गए भैया। दूसरा, द न्यूक्लियस इज डेंस contains all the positive charge of most of the mass of an atom। अब देखो भैया न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है? भैया पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। पूरा मास न्यूक्लियस से ही आता है। तो भैया मास जो है न्यूक्लियस से ही आता है। एटम का जो भी मास है वो ज्यादातर न्यूक्लियस से ही आता है। कहां से आता है? न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। आगे, the electrons revolve around the nucleus somewhat like planets orbiting the sun, hence this model is called planetary model of the atom। अब भैया उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम के वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इधर तीसरी उन्होंने क्या बोली? जो एटम होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। इसलिए इसको भैया प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी बोला गया। तो क्वेश्चन आएगा भैया व्हाट इज प्लैनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। भाई एटम के प्लैनेटरी मूवमेंट क्या है? ये सब क्या बता रहा है। और ये सारे के सारे भैया रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी। ज्यादातर खाली बता के टेंशन नॉट भाई। रदरफोर्ड ने क्या बताया? देखो ज्यादातर एटम ज्यादातर खाली है। एटम ज्यादातर खाली है। एटम में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है। कहां पर है? और न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटा रीजन है, ठीक है। ज्यादातर एटम का मास न्यूक्लियस से आता है। ज्यादातर एटम का मास न्यूक्लियस से आता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं जैसे हमारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसीलिए इस मॉडल को प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत? चार चीजें आपको याद रखनी है, चार चीजें। पहली चीज भाई ज्यादातर खाली है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ चक्कर लगाते हैं। बस ये चार चीज याद, तुम्हें इसका सारा वो याद हो चुका है। क्लियर बच्चे? क्लियर से बच्चों को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, Rutherford found that the nucleus is extremely small, about 10 to the power 5, smaller than the atom। He calculated that the diameter of an atom is 10 to the power minus 10 meter and the diameter of the nucleus is 10 to the power minus 15 meter। You can imagine that if an atom were the size of the cricket ground, about 100 meter across, the nucleus would be as small as a tiny pepper grain, few millimeter the center। तो भैया आपको बोल रहा है जो हमारा न्यूक्लियस होता है बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। ये मान के चलो कि हमारा एक एटम एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड है। इधर मान के चलो एक एटम हमारा एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, तो न्यूक्लियस ना उस क्रिकेट ग्राउंड में एक काली मिर्च के दाने की तरह है, इतना छोटा। इधर दोबारा से तो भाई उन्होंने बोला गया कि अगर ये मान के चले कि पूरा एटम एक पूरा क्रिकेट ग्राउंड है, तो जितना एक क्रिकेट ग्राउंड में छोटा सा काली मिर्च का दाना होता है ना, उतना हमारा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा छोटा होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत? समझ आ गया पूरा? बहुत आगे बढ़े। तो ये सारे क्वेश्चन हम रिलेटेड टू बियॉन्ड ये सब आगे बढ़ेंगे, टेंशन नॉट। अभी सिर्फ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन बाद में लगाएंगे आराम से, ठीक है बच्चे। आगे
Rutherford atomic model was better than Thomson atomic model in explaining the result of the gold foil experiment. However, it has limitation. It cannot explain the stability of the atom. अब देखो यहाँ Rutherford का जो मॉडल था वो जे थॉमसन से काफी अच्छा था, लेकिन ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। ये नहीं बता पाया अगर एटम जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो वो स्टेबल कैसे है। अगर कोई भी चीज रिवॉल्व करे तो एनर्जी रिलीज करती है, तो एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन वो स्टेबल कैसे है। तो ये आपसे क्वेश्चन आएगा हाउ Rutherford model is better than Thomson model. भाई थॉमसन मॉडल से बेटर कैसे है, और आपसे लिमिटेशन पूछ जाएगी तो लिमिटेशन बता देंगे, वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, तो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल तो भाई इसी का पढ़ने वाले वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, इसके बारे में यहाँ पढ़ने वाले। अब while the idea of the central nucleus was a major step forward, Rutherford model could not explain why atom is stable। भैया उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, ये बहुत बड़ी खोज थी। तो आप कैसे, तो न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? भाई रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, ठीक है। अब लेकिन वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। देखो, as you have learned in chapter 4 describing motion around us, a particle moving in a circular path is constant charging directions, which mean it and accelerating its negative charge. Electrons keep accelerating around the nucleus, it should lose energy. Losing energy would make it spiral inward and eventually fall into the positive charge nucleus. अब आप 4 चैप्टर पढ़ चुके हो सर्कुलर मोशन के अंदर कि अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो नेगेटिव, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है। अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो भाई वो धीरे करके अपनी एनर्जी लूज करती रहेगी। कोई भी चीज मोशन कर रही है तो भैया धीरे करके उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया गया। भाई कोई भी चीज अगर, भाई देखो पंखा है, मान लो मैं एक बैटरी है मेरे पास, मैं इस बैटरी से पंखे को चला रहा हूँ। अब ये पंखा कब तक चलेगा? जब तक बैटरी में एनर्जी होगी। भाई जब तक पंखा घूमता रहेगा बैटरी को एनर्जी को यूज करता रहेगा। सेम ऐसे ही जब तक इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे वो एनर्जी को यूज करते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे एनर्जी खत्म तो क्या होगा, सब घूमना बंद कर देंगे और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। इस चीज को भैया एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि अगर भैया वो घूम रहे हैं तो एनर्जी कहां से आ रही है और एनर्जी खत्म होने पे वो गिर क्यों नहीं रहे हैं, वो इन सब के बारे में नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये लिमिटेशन है भैया, यहाँ से आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। देखो यहाँ से लिमिटेशन है भैया, यहाँ से लिमिटेशन है भैया, इफ से लेकर न्यूक्लियस तक कोई लिमिटेशन है भैया। इफ दैट रियली हैपन, atom would collapse and would not exist, but in reality atom are stable, that is why matter around us in fact this means Rutherford model was not complete, correct, and new expression needed to describe the how electron remain in model without collapsing into nucleus। तो भैया देखो, अगर उन्होंने ये नहीं बताया कि भैया अगर उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो कोलैप्स हो जाएंगे, ये सब चीजें उन्होंने नहीं बताई, इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल भैया कंप्लीट नहीं था। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया बहुत चीजें, लेकिन वो कंप्लीट मॉडल नहीं था। वो या रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं बता पाए कि अगर एटम उसके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी कहां से आ रही है, एनर्जी खत्म हो गई तो क्या होगा, ये सब चीजें नहीं बता पाए, कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अब बट बिफोर वी कम दैट यू नीड टू नो दैट द अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन डिस्कवर एंड नेम्ड बाय रदरफोर्ड। अब देखो ये प्रोटॉन सॉरी पॉजिटिव चार्ज इधर, भाई रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स की खोज भी करी है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी खोज करी, और उन्होंने बोला ये सारे के सारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहां के अंदर होते हैं? और न्यूक्लियस के बारे में भी इन्होंने बताया, न्यूक्लियस के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। ये बच्चे ओके, याद रखिए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी आरपी, ठीक है भैया, हमने देखा था। अब आरपी रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी। अब ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं भैया। रदरफोर्ड showed that the nucleus carried positive charge which come from the particles called protons। तो रदरफोर्ड ने बोला भाई न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है। वो पॉजिटिव चार्ज क्या है? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर मच हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। अब बोला भाई प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से हेवी है, प्रोटॉन्स आर हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। भैया प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से हेवी है, उनका चार्ज कितना होता है? तो भाई प्रोटॉन्स का चार्ज होता है वो नेगेटिव में था, पॉजिटिव में रहेगा 1.603 into 10 की पावर -19 कूलम। भाई प्लस में रहेगा, किसमें रहेगा? प्लस। भाई उसका नेगेटिव साइन है, प्लस में रहेगा। ये प्रोटॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है। क्लियर है? आगे अब बढ़ रहे हैं नेक्स्ट।
for an atom to be electrical nucleant, the number of protons must be equal to the number of electrons. For example, a helium atom has 2 protons and 2 electrons, while a sodium has 11 protons and 11 electrons. Since the total positive charge equal to the total negative charge, the helium or the sodium atom are also electrical nucleants. Similar, all the atoms are electrically neutral. अब आपको बोला गया किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन्स की संख्या इक्वल होती है। भाई किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या इक्वल होती है मोस्टली में, एक दो में एक्सेप्शन होता है, हम आगे बढ़ेंगे। मोस्टली एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में कोई डिफरेंस कर लें तो भैया एक बार डिफरेंस कर दो। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में हमें दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। देखो भैया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, भैया इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या क्या जानते हो? इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिवली चार्ज। कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज। और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने करी है? जे थॉमसन ने। किसने करी? जे थॉमसन ने। ठीक है, इसकी खोज किसने करी है? रदरफोर्ड ने। इसकी खोज किसने करी? रदरफोर्ड। अब ये कहां करते रहते हैं? रिवॉल्व। ये कैसे रहते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वे न्यूक्लियस के साथ तो चक्कर लगाते रहते हैं। और ये क्या है? प्रोटॉन्स। कहां पे होते हैं प्रोटॉन्स? न्यूक्लियस के अंदर। यार प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रेजेंट इन द, भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। थोड़ा हेल्प हाथ चलाओ, तुम भी दिमाग लगाओ अपना। इसके बाद और क्या जानते हो उनके बारे में? चार्ज जानते हो उसका? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। इसका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। 603, अरे यार तू ऐसे देख लो बच्चे, into 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्लियर है बच्चे? अब एक चीज और बता दो, जो बच्चा बता देगा मैं उसके क्लियर कर दूंगा। एक चीज और जो मैंने नहीं लिखी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में एक चीज और जो मैंने नहीं लिखी, बताओ, सोचो। हाँ एक्सपेरिमेंट। हाँ इधर एक्सपेरिमेंट वगैरह भी लिख सकते हो। भाई इसको कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगाया? भाई प्लम पुडिंग मॉडल से नहीं, कैथोड वो तो वो बता नहीं, कैथोड एक्सपेरिमेंट। बहुत बढ़िया चेष्टा, शाबाश। क्लैपिंग कर दो चेष्टा के लिए, शाबाश चेष्टा। अब इसको किससे को बताया भैया? ये कौन सा भैया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल। इसके बाद भैया ये एक चीज और, भैया ये लाइटर होते हैं, ये हल्के होते हैं, ठीक है, लाइटर। और ये भैया हैवी होते हैं, हैवी। समझ आ रहा है बच्चे? समझ आ रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? बस ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में डिफरेंस दिखा। कोई दिक्कत नहीं? समझ आया? इसी तरीके से आपको भैया जे थॉमसन और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट क्या लिखना है, घर से आज होमवर्क लिखो भैया। तो होमवर्क मतलब हिसाब से लिख लो, तो क्लास चल रही है। आपको यहाँ पे जे थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल के बीच में आपको डिफरेंस लिखना है। क्वेश्चन लिखोगे, डिफरेंस लिखना है आपको इनके बीच में फास्ट। कॉपी चेक करो, जिन्होंने नहीं लिखा उसकी पिटाई बहुत ज्यादा। चलिए, हाँ जी बच्चे, तो अब आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आगे देखते हैं। अब आपको तीसरा मॉडल स्टार्ट करना है, बोर मॉडल। तो ये दो मॉडल अच्छे से पढ़ चुके हैं, तीसरा मॉडल करते हैं भैया, बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। देखो भाई इनका मॉडल बहुत अच्छे से पढ़ना है। इधर देखिए, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। पहला है भैया, टू एक्सप्लेन व्हाई एटम आर स्टेबल, नील बोर प्रोसेस अ न्यू मॉडल ऑफ एटम इन 1913 अकॉर्डिंग टू बोर। भैया इन्होंने अपना मॉडल कब दिया भाई? 1913 में। और इन्होंने किस चीज को दिखाया भैया? ये अपनी मॉडल में स्टेबिलिटी दिखा रहे थे। ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बताना चाह रहे थे अपने मॉडल में। ठीक है, इन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या बताया? पहली चीज, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव randomly around the nucleus but follow fixed circular path called stationary states orbits or shells। अब इन्होंने बोला भैया एटम जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है, वो ये नहीं कहीं भी घूम रहे हैं, वो एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं। वो एक फिक्स पाथ पे ही घूमता है, जैसे आपको यहाँ दिखा रहा है भाई। ये आपका न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इधर जाता था,
न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, प्रोटॉन्स तो भैया न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन्स तो भैया न्यूक्लियस के अंदर, वो तो घर में बैठा होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। भाई रात के टाइम अच्छे बच्चे घर में रहते हैं, जो नेगेटिव लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है भैया, नेगेटिव लोग मतलब इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको बोला गया भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फिक्स पाथ में घूमते हैं, जिसको हम स्टेशनरी स्टेट्स, ऑर्बिट्स या शेल बोलते हैं। पहली चीज उन्होंने क्या बोला भैया, रैंडमली नहीं घूमते, फिक्स पाथ पे घूमते हैं, जिनको ऑर्बिट, शेल्स या स्टेशनरी स्टेट्स बोला जाता है। क्लियर है? सेकंड चीज, in each shell an electron has a defined amount of energy, so these shell are also called energy levels। अब हर सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी होती है, हर सेल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? एनर्जी लेवल्स। आगे these cells, भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, अभी आगे भी चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। These cells are represented by letter K, L, M, N और by the number 1, 2, 3, 4 etc। भाई ये जो सेल्स होते हैं ना, ये बोर मॉडल के याद रखना, बोर्स मॉडल। ठीक है, तो ये देखो बीच में न्यूक्लियस, पहले सेल को K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, तो K शेल 1, 2, L, M, K, L, M, N याद रखना, K, L, M, N, K, L, M, N, ये बोर मॉडल है भैया। बोर मॉडल ने क्या क्या बताया भाई? बोर मॉडल ने पहली चीज बताई कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया वो फिक्स ऑर्बिट पे ही घूमते हैं। पहली चीज क्या बोला भैया? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं भी घूमते नहीं है, एक फिक्स पाथ पे घूमते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इन फिक्स पाथ पे भैया कुछ सर्टेन एनर्जी होती है, इसलिए एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। तीसरा, इनको भैया नाम दे रखा है के, एल, एम, एन या फिर 1, 2, 3, 4। क्लियर? बच्चे आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इफ दीस अलाउड सेल्स एंड डू not in between them while moving in a fixed shell, and electron does not lose energy। अब इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन इन्हीं शेल के अंदर घूमते रहते हैं, और इन शेल के अंदर घूमते हुए ना तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं ना तो एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, कोई एनर्जी का लेन देन नहीं होता, कोई एनर्जी का लेन देन नहीं, बस इन्हीं शेल्स के अंदर मूव करेंगे और कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, इन्होंने ये बताया। इसके बाद द फर्स्ट लेवल एनर्जी के इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड हैज द लीस्ट एनर्जी। भाई पहले वाले जो शेल है ना वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, उसको सबसे कम एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी होती है, लीस्ट एनर्जी। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी लेवल, द एनर्जी of these level increase as we move away from the nucleus। This is the energy of an electron in L shell is more than electron in K shell 1। further away a shell is from the nucleus, higher its energy। आपको बोला जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे एनर्जी का लेवल बढ़ता रहता है। भाई इसमें कम एनर्जी होगी, इसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। समझ आ रहा है बच्चे? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहोगे एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, आगे next, an electron can move to another shell by absorbing or releasing a fixed amount of energy is equal to difference between the energy of two levels। अब कभी अगर एक, भाई इसमें रेयर चांस है, कभी अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाना चाहे तो उतनी एनर्जी रिलीज करेगा और बाद में उस शेल में पहुंचने के उतनी एनर्जी रिलीज कर लेगा, तो ना तो एनर्जी लॉस होगी ना तो एनर्जी बनेगी। अपना एनर्जी जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी, एनर्जी का कभी खात्मा नहीं होगा। नेक्स्ट, each shell can hold a certain number of electrons। अब सभी शेल्स में certain number of electrons आ सकते हैं। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ेंगे। भैया इसका फॉर्मूला बता रखा है, उससे पता चलता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भैया आज मैं बोल रखा है हर शेल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, अब कितने आते हैं भैया वो पढ़ेंगे आगे। 2n का स्क्वायर पावर होती है, आगे देखते हैं इसके बारे में। देखो बच्चे, you may be wonder how does Bohr model explain stability। in Bohr model electrons also move in circular path and around the positive charge nucleus, and in Rutherford model, but why does not they lose energy while doing so? Bohr addressed this by introducing the concept of stationary states or postulates in the stationary states the energy of an electron remain constant even though it is in motion around the nucleus। Bohr model could explain many experimentation observation and mark a major step in understanding the atomic structure। तो आपको ये बोला गया, देखो बच्चों रदरफोर्ड ने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, बोर भी कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, लेकिन बोर में क्या अच्छा था, क्या सही था, भाई इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। तो बोर ने बोर ने बताया था कि भैया जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो इधर उधर नहीं घूमते, वो शेल्स में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? और घूमते समय कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते, वो घूमते समय कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं करते। और कभी एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है तो वो जितनी एनर्जी रिलीज करता है उतनी एनर्जी बाद में अब्सॉर्ब करेगा, तो एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो ये तीन चीजें बताई थी जिसके द्वारा वो ये बताने में सक्षम रहे कि एटम स्टेबल कैसे है, एटम स्टेबल। और ये रखना, मुझे पर्सनली लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा। तो क्वेश्चन लिखो, बाय बोर मॉडल इज, भाई ये क्वेश्चन बहुत से करके था, इज बेटर देन रदरफोर्ड मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भाई बोर मॉडल रदरफोर्ड मॉडल से अच्छा कैसे है, इसके बारे में बताना है आपको। चलिए बाहर क्लास समझ नहीं। हाँ भैया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, रदरफोर्ड का बोर का मॉडल रदरफोर्ड से अच्छा क्यों था? क्योंकि मैंने भैया सेल्स के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब later even Bohr model was found to have limitations, and yet another model, the quantum mechanism model, was proposed. You will learn about it in higher grades. अब देखिए, अब बोर के मॉडल में भी कमी थी। बोर के मॉडल को भैया पूरा करने के लिए आया है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक मॉडल, मैकेनिकल मॉडल। अब इसके बारे में आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको 10th क्लास में भी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आपको 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है भैया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब तो तीनों मॉडल आप पढ़ चुके हो। अब जे थॉमसन मॉडल भी पढ़ चुके हो, रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ चुके हो, बोर मॉडल भी पढ़ चुके हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आपको समझ आ गया, हमने देखा एटम क्या होता है, हमने देखा भैया एटम के बारे में सबसे पहले किन किन लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग करी, फिर एटम के बारे में जो मॉडल्स आए वो हमने पढ़ा, जॉन जे थॉमसन के बारे में मॉडल के बारे में थॉमसन रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ा, सबके बारे में एक्सपेरिमेंट भी पढ़े। भाई बोर मॉडल का एक्सपेरिमेंट नहीं दे रखा है आपको, बाकी जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट भी पढ़े और रदरफोर्ड मॉडल के एक्सपेरिमेंट पढ़े। बोर मॉडल का एक्सपेरिमेंट नहीं दे रखा, याद रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट चीजें भैया, उनको चीजों को साइड रखो। अब इधर देखो भाई, रदरफोर्ड मॉडल showed that the most of the mass of an atom is concentrated in the nucleus. Electrons that revolve around the nucleus are lighter than their mass can be known. अब आपको क्या बोला गया, रदरफोर्ड जी ने क्या बोला भाई? रदरफोर्ड ने बोला ज्यादातर जो मास होगा एटम का वो कहां होगा? न्यूक्लियस में। कहां होगा? और जो आसपास घूमेंगे उनका मास बहुत कम होगा, उनका मास बहुत कम। आगे, however, sometimes puzzling appear early in the 20th century. For instead, a hydrogen atom has one proton, whereas a helium atom has two protons. Yet the mass of helium atom is about 4 times the hydrogen atom, not double. This leads scientists to wonder whether besides proton is there something else in the nucleus adding mass without affecting its charge. अब देखो आपको क्या बोला। अब इस बात पे एक पजल आई, इस बात पे एक पजल क्या आई है देखो। हाइड्रोजन का एटम मिला और एक हीलियम का एटम मिला। हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक नंबर होता है भैया 1, अभी आगे पढ़ाऊंगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। इस हिसाब से भैया ज्यादा मास किसका होना चाहिए? हीलियम का। भाई उसमें 2 प्रोटॉन, 2 उसमें 2 होता है, उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 2। भैया हीलियम का एटॉमिक मास 2 होता है, तो इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम होना चाहिए। लेकिन whereas 2 proton, yet the mass of helium atom is about 4 times the hydrogen atom, not double. अब इस हिसाब से इसका 2 गुना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लेकिन हीलियम का जो मास है वो हाइड्रोजन से भैया 4 टाइम्स है। कितना है भाई? 2 गुना एक्स्ट्रा है। ये कैसे हो सकता है? तो क्या और कोई भी चीज है जो इसके मास को अफेक्ट करती है? तो भैया होगी, बट इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। ठीक है बच्चे, पर अभी आपको उसका नहीं है, इसके बारे में भी रिसर्च चल रही है। तो याद रखना, हीलियम का हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 2, लेकिन हीलियम उसके डबल होने की बजाय उसके 4 गुना है। तो ऐसा क्यों भाई? उसके पास एक का ही फर्क है, डबल का ही फर्क है, तो 4 गुना उसका मास कैसे हो सकता है? क्या और कोई चीज भी है जो उनके मास को अफेक्ट करती है? तो भाई हाँ होती है, बट आपको नहीं बता रहा इसके बारे में। आगे देखो, ये कुछ क्वेश्चन बता रखे थे बस आपको। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन इन 1932। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय जेम्स चैडविक, a student of N.S. Rutherford. He discovered a new subatomic particles with a mass nearly equal to the proton but not electrical charge. This particle was named as neutron and it is usually represented by the symbol N. तो अब भैया इस बात को लेकर एक व्यक्ति आया भैया, जेम्स चैडविक, जो कि कौन थे भैया? जेम्स चैडविक भैया रदरफोर्ड जी के स्टूडेंट थे। अब इन्होंने बताया कि एक और भैया हमारे सेल के अंदर, अभी तक हमने सेल के अंदर क्या क्या पढ़ा? सामान्य भैया कहां बनाया? अभी तक हमने सॉरी एटम, अभी तक हमने एटम के अंदर क्या क्या देखा? एटम के बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस का चारों तरफ भैया फिक्स पाथ्स में घूमते रहते हैं हमारे भैया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ होता है, हमने गलत बना दिया, रदरफोर्ड वाला बना दिया हमने। तो भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं और यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स और बीच में इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? तो अब भैया जेम्स चैडविक ने नया सबसे बताया जिसको नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। तो भैया सेल के अंदर, एटम के अंदर एक और चीज होती है न्यूट्रॉन,
जो उसके मास को अफेक्ट करती है। ये चौथी चीज है भैया, देखने में आपको बहुत लग रहा है, कुछ टफ नहीं है। अब जब एक बार घर पे बैठ के रिवाइज करोगे समझ आएगा। तीन चार चीजें बस भैया, सेल के अंदर इतनी चीजें पड़ी थी, इसमें से चार है भैया। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। जेम्स सेड्रिक ने भैया न्यूट्रॉन भी बताया, जो कि सेल के, जो कि इसके मास को डिफाइन करता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स सेड्रिक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स सेड्रिक, जेम्स सेड्रिक। अब आगे, the neutrons are found in the nucleus of all the atom except hydrogen। भैया ये कहां पाया जाता है? ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहां पाया जाता है ये? न्यूक्लियस। हाइड्रोजन को छोड़ के सब में पाया जाता है ये, हाइड्रोजन को छोड़ के सब में, ठीक है। नेक्स्ट, thus the mass of an atom comes mainly from its protons and neutrons packed tightly in the nucleus। They also explain why atoms are heavier than the mass of their total number of protons। table 8.1 show the symbol of the relative charge of subatomic particles। तो वही देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज ऐसा होता है, प्रोटॉन्स का चार्ज ऐसा होता है, न्यूट्रॉन्स का चार्ज ऐसा, ठीक है। और इनको क्या मान के चलते हैं भाई? देखो इनकी वैल्यू जो होती है क्या होती है? 1 माइनस 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इतनी बड़ी पावर नहीं लिखते हैं, अप्रॉक्स माइनस 1 मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? 1.602 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो भाई इसको इतना बड़ा नहीं मानते, अप्रॉक्स 1 मानते हैं। और न्यूट्रॉन को 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता, को बता सकता है मुझे? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता भाई? न्यूट्रॉन होता है किसमें नहीं होता भाई? न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन में नहीं होता। किसमें नहीं होता? किसमें? ठीक है भैया। तो अब एक बार ये वाला टॉपिक हो गया अलग। अगले पेज पे न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। देखो भैया, अब हमने पढ़ा न्यूट्रॉन के बारे में। हाँ भैया, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने करी भैया? जेम्स सेड्रिक ने। जेम्स सेड्रिक ने। जेम्स सेड्रिक कौन थे भैया? स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड के स्टूडेंट बहुत बड़े-बड़े काम कर रहे हैं आजकल। मेरे स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हाथ काट के रील चला रहे हैं बस, ठीक है। इसके बाद भाई न्यूटन का चार्ज कैसा होता है? 0। भाई न्यूटन का चार्ज होता है 0 और न्यूट्रल होता है ये। कैसा होता है ये? न्यूट्रल। इसके बाद और क्या पढ़ा भैया? ये पाया जाता है टाइटली पैक्ड होता है न्यूक्लियस में। टाइटली पैक्ड विद प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। विद प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। टाइटली पैक्ड विद प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। भाई प्रोटॉन्स के साथ न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड होता है। प्रोटॉन्स के साथ न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड होता है। इसके साथ हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता। प्रेजेंट इन एवरी एटम। भाई सभी एटम में पाया जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन बेचारे को छोड़ दो, हाइड्रोजन बहुत अकेला है, उसका कोई नहीं है। तुम लोगों को साथ देना चाहिए उसका सामने, ठीक है बच्चे। तो न्यूट्रॉन के बारे में भी हमने आज वाली क्लास में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आगे। हाँ भाई, अब जब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसका सिंबल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। इन बाय 1869 scientists knew that the about 69 elements, most of which were found naturally on earth. Today we know about 118 unique chemical elements. Some of these are artificial made and research even more country। देखो बच्चे, आज के टाइम पे टोटल हमारी दुनिया में 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। आज के भाई देखो 1869 में 69 एलिमेंट्स की खोज हुई थी। ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये इसमें मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं। वे गोल्ड एक तरह का मेटल है, सिल्वर एक तरह का मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम एक तरह का मेटल है, कॉपर एक तरह का मेटल है। तो ये सारे मेटल्स होते हैं। तो यही हमारे एलिमेंट्स है। ये हमारे एलिमेंट क्या होता है? मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल या मेटलॉइड, ठीक है। तो अब आज के टाइम पे टोटल हम 118 एलिमेंट की खोज कर चुके हैं आज के टाइम पे, और ये रिसर्च चल रही है, और रिसर्च चल रही है। क्या पता फ्यूचर में और एलिमेंट्स मिल जाए। इसके बाद अब देखिए सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में समझते हैं। पहले के टाइम पे भैया 1860 जॉन डाल्टन realized the need for standard way to represent elements and compound to make the study of chemical easier. In 1803 he introduced the pictorial symbol to represent the non-element. This figure is shown at। अब देखिए 1803 में भैया जेम्स डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, सॉरी जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया एटम्स को हमें यार पिक्चर्स के थ्रू फॉर्म करना चाहिए। एटम्स को हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना चाहिए, पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इन्होंने एटम्स को ऐसे पिक्चर के थ्रू बना दिया और उसको बोला गया पिक्टोरिकल सिंबल्स। पिक्टोरिकल भाई देखो भाई याद करना, एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ लिड? लिड का सिंबल कैसा होता है? टिक करो तो भाई ऐसा।
तो भैया हाइड्रोजन का सिंबल ऐसा था, कार्बन का सिंबल ऐसा था, ऑक्सीजन का ऐसा था, फास्फोरस का ऐसा था, सल्फर का इस तरह से, आयरन का इस तरह से, कॉपर का इस तरह से, लीड का इस तरह से, देन सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, मरकरी आपको खुद दे रखे थे। लेकिन बाद में भैया इतने सारे एलिमेंट्स की खोज हो, सिंबल्स को याद करना बहुत मुश्किल हो गया। बाद में 118 एलिमेंट्स हो गए। तो यार वो तो दुविधा में हम कह रहे कितने याद करेंगे हम सिंबल। पहले तो थोड़े बहुत थे, पहले 3 थे, 3 3 6 3 9 3 12 थे। तो 12 को सिंबल से याद करना बहुत आसान था। तो ये 12 सिंबल आप बहुत इजीली याद कर लोगे। कॉपर को सी से दिखा दिया, लेड को एल से दिखा दिया, बहुत इजी था। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे 118 एलिमेंट की खोज हुई तब कह रहे भाई हम तो सिंबल नहीं याद कर पाएंगे, आपको दूसरे तरीके से याद करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे इसको। अब in 1813 Berezin suggests that the symbol of element should be derived from the Latin words, thus name comes from alphabetical capitals. Nowadays, the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), an international scientist organization, approved that name and symbols of elements some of the norms written in the following sums. अब सिंबल्स को याद करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो IUPAC भैया डेफिनेशन याद रखना, ये आपकी 10th क्लास में भी आने वाली है। IUPAC बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। भाई ये वो संस्थान है जो किसी भी चीज को नाम देती है। भाई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन का नाम किसने दिया? आईयूपीएसी ने दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड का नाम किसने दिया? आईयूपीएसी ने दिया। ये जितने भी केमिकल्स और कंपाउंड्स होते हैं ना, उनको नाम देती है, नामकरण करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? नामकरण। कोई नया एलिमेंट खोज हुआ तो ये रजिस्टर करेंगे। तो ये भाई कह सकते हो केमिस्ट्री की वर्ल्ड के हेड है आईयूपीएसी। ठीक है बच्चे, तो भैया आईयूपीएसी जो होता है वो भैया सारे इन सबको नाम वगैरह अप्लाई करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं इधर। अब आईयूपीएसी ने कहा भाई सिंबल तरीका खराब है, सिंबल वाला सॉरी पिक्चर वाला तरीका सही नहीं है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भैया सही नहीं है, बहुत मुश्किल है। इन्होंने कहा हम एलिमेंट्स को या तो उनके ग्रीक वर्ड से याद रखेंगे, ग्रीक नेम से याद रखेंगे, या तो उनके फर्स्ट लेटर से याद करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट टू लेटर। उन्होंने बोला भैया पिक्चर से रिप्रेजेंट करना बेकार है, तो या तो उनको ग्रीक नेम से याद करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लेटर से याद करेंगे, इनसे करने वाले हैं। तो देखो अब many symbols are the first letters of the element। अब देखो बहुत सारे एलिमेंट का नाम उनके पहले लेटर या पहले दो लेटर बनाया गया, जैसे आयरन का आई, अब देखो आयरन का एफ। अब आगे the first letter of the symbol is always written as capital। भैया पहले लेटर को कैपिटल लिखते हैं, दूसरे लेटर को स्मॉल लिखते हैं। while the second letter is one written as a smaller lower case, for example hydrogen H, aluminium Al, not Al। ठीक है, कोबाल्ट CO, not CO। अब देखो याद रखना, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, उस पे कैपिटल है, एल्यूमिनियम को A लिखते हो, पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, इस बात पे ध्यान रखेंगे। अब some symbol of some element are formed from the first letter of the name and the letter of other then the second letter in the name। for example क्लोरीन का CH। अब कई बार ऐसा होता है साउंड के हिसाब से लिखते हैं, तो ये क्लोरीन है तो क्लोराइन को CH ना लिखकर Cl लिखते हैं साउंड के हिसाब से। भाई जिंक है, जिंक को ZI नहीं लिखते, Zn लिखते हैं साउंड के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से। तो कईयों को साउंड, भाई देखो कई एलिमेंट्स को देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को मना कर दिया आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी ने बोला या तो उनके ग्रीक नाम के हिसाब से रखेंगे, या तो उनके ग्रीक नाम से हिसाब से रखेंगे, या तो पहले और पहले दो लेटर के हिसाब से लिखेंगे, या तो उनके साउंड के हिसाब से लिखेंगे। तो उनके हिसाब से लिखा जा रहा है इसको। ठीक है भैया, अब आगे ये टॉपिक करेंगे एक्सप्लेनेशन। symbol of some element come from their Latin word or Greek or German names rather than English। अब भैया कुछ वर्ड को या उनके लैटिन वर्ड में जहां पे उनकी खोज की जाती है उनके उस हिसाब से, उनकी लैंग्वेज के हिसाब से लिखा जाता है। जैसे आयरन, देखो भैया आयरन को Fe लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? Fe। भैया ना तो उसमें F है ना तो E है, तो भाई आयरन को ना देखो फ्रॉम लैटिन वर्ड फेरम, आयरन का लैटिन में फेरम बोलते हैं, फेरम। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके दो वर्ड्स लिए गए हैं। आयरन को लैटिन में फेरम बोला जाता है, इसलिए आयरन को Fe लिखा जाता है, आई नहीं लिखा जाता। ठीक है, सेम इस तरीके से मरकरी को Hg लिखा जाता है क्योंकि इसके ग्रीक को हाइड्रोग्राइरोस बोला जाता है, इसलिए इसको GHG लिखा जाता है, H और G। एंड टंगस्टन को W लिखा जाता है क्योंकि जर्मन में इसको किसका नाम वुल्फ्रेन है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। आयरन का भैया ग्रीक नाम है फेरम, इसके बाद मरकरी का ग्रीक नाम है हाइड्रोग्राइरोस, इसके साथ टंगस्टन का भाई ग्रीक नाम है हमारा वोल्फ्रेन। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको नाम दे रखा भैया। तो इसलिए आयरन को Fe लिखा जाता है, मरकरी को Hg लिखा जाता है और टंगस्टन को W लिखा जाता है। तो भाई आपको याद रखना। अब यहाँ पर आपको सिंबल्स
एलिमेंट्स के वो नाम दे रखे हैं, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। लर्न पहले वाली क्लास में आपकी कॉपी में होना चाहिए। तो आज क्लास में भैया एक सेकेंड, आज क्लास में यहाँ पे फिनिश करता हूँ। Scientists use the symbol instead of full name because they are internationally recognized and allow scientists worldwide to communicate clearly regardless their language barrier etc. तो साइंटिस्ट जो है इन सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरी कंट्रीज के साइंटिस्ट को भी इजीली समझा पाए। देखो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नेम से बोला जाता है, आयरन को कहीं आयरन बोलते हैं, फेरम बोलते हैं, तो भाई उनके नाम नहीं लिख के उनको भी सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि अलग अलग कंट्रीज के जो साइंटिस्ट हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है बच्चे, हाँ जी क्लास पार्ट 1 यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट आगे मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ गुड डे।